हाँ जी, आप मैं लेफ्ट चेक करके करती हूँ। दोबारा ज्वाइन करें। ओके, आई एम कमिंग अगेन। ठीक हो गया। जी मैम, इकरा करें, स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैम नगीना, ये ना शो नहीं हो रही अभी भी। हो गई ये शो, आप स्टार्ट करें। हाँ जी, थैंक यू। Today our discussion topic is about the human heart. हम जो है वो ह्यूमन हार्ट का इंटीरियर स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से ह्यूमन हार्ट काम करता है और इसके अंदर कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके कौन कौन से एरियाज होते हैं और किस तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं। तो here is the interior of heart pictorial view, जिसमें आप देख सकते हैं आपके पास एओर्टा होते हैं, जो कि आपके पास रेड फॉर्म के अंदर दिखाया गया है एरिया। पीरियड वेना केवा है आपके पास, पुल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। ये आपके पास 4 चैम्बर्स होते हैं जो लेफ्ट राइट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बिहाफ पे डिपेंड करते हैं। आपके पास पल्मोनरी आर्टरीज भी होती हैं, ठीक है। इसी तरह से ये सारा जो है वो हार्ट, ह्यूमन हार्ट का पिक्टोरियल व्यू है, जिसके अंदर आपके पास कौन कौन से चैम्बर्स के अंदर और कौन कौन सी आपके पास वेजल्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा। ये सारा डिपेंड करता है हमारी टाइप ऑफ वेसल्स के ऊपर के वो कैपिलरीज हैं या फिर वो वेन्स हैं, ठीक है। अगर वो वेन्स होंगी तो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, अगर कैपिलरीज हैं तो आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इस तरह से। Now, heart is a hollow muscular organ located in the thorax between two lungs. ये हमारे ना ऊपर वाले हिस्सा के अंदर मौजूद होता है और between two lungs heart is located and consists of 4 chambers, 4 valves. चैम्बर्स हमारे पास लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स एंड आर्ट्रियम्स होते हैं। 2 सेपरेट पंप्स राइट साइड और लेफ्ट साइड के अंदर ये मौजूद होते हैं। पंप्स उसके राइट साइड वाला जो पंप होता है वो रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। फ्रॉम होल बॉडी जो है वो ब्लड रिसीव किया जाएगा राइट साइड वाले पंप के जरिए से एंड सेंड्स इट टू द लंग्स, और लंग्स के पास जो लेके जाएंगी वो पल्मोनरी आर्टरीज होंगी। इसी तरह हमारे पास जो लेफ्ट साइड वाला जो पंप होगा वो रिसीव करेगा ब्लड फ्रॉम लंग्स, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और राइट साइड वाला जो ब्लड है जो आपकी बॉडी से रिसीव किया गया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी के पास
जब वो लेफ्ट साइड वाले पंप से जब खून जाता है पूरी बॉडी में, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो हर सेल जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो ब्लड रह जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट साइड वाले पंप के जरिए से पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए से जो है वो दोबारा से कलेक्ट करके दिल की तरफ भेज दिया जाता है। जो लेफ्ट साइड है वो रिसीव करती है ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड सेंड्स इट टू द बॉडी, और ये आपके पास सिस्टेमिक प्रोसेस कहलाएगा। नाउ heart is surrounded by membrane, और and that membrane will known as the pericardium। ठीक है, आपके पास जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हम मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, और उस मेम्ब्रेन का एक स्पेसिफिक नाम है पेरिकार्डियम। हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उनके अंदर जो है वो कार्डियम वाला जो है वो हम जो है वो वर्ड यूज करते हैं कार्डियम। तो पेरिकार्डियम आपके पास एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। नाउ द पेरिकार्डियम इज अ फिब्रोसिरस सैक थैलीनुमा चीज को कहते हैं, दैट इनक्लोजेस द हार्ट एंड रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल्स। ठीक है, ये जो आपके पास ग्रेट वेसल्स हमने देखी थी जिसके अंदर आपके पास एओर्टा वगैरह आ रहे थे। द पेरिकार्डियम लाइज विद इन द मिडल मेडियस्टिनम। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो पेरिकार्डियम का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द हार्ट। ठीक है, जब हमारे पास जो हार्ट मूवमेंट जो है वो ब्लड की वजह से जब हो रही होती है, उसकी वॉल्व्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, तो उसको जो है वो मेंटेन करवाया जाता है as a whole, and to serve as lubricated container in which the different parts of the heart can contract। हमारे पास जब दिल पंप कर रहा होता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो उसको कंट्रोल करवाने के लिए हमारे पास पेरिकार्डियम जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस से को जो है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो ये जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर भी कही जा सकती है। नाउ द हार्ट वॉल, हमारे पास जो है वो तीन चीजों को डिस्कस किया गया है, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम एंड द मायोकार्डियम। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो है ये डीपेस्ट लेयर है हार्ट की। स्मूथ लाइनिंग इसके अंदर मौजूद होती है टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। जब हमारे पास ब्लड फ्लो करता है तब हमारे पास हार्ट बीट जनरेट होती है, और जो है वो ब्लड पंप करने की वजह से हमारे हार्ट के अंदर कुछ फ्रिक्शंस प्रोड्यूस हो सकती हैं, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आपके पास जो है वो स्मूथ लाइनिंग्स मौजूद होती है एंडोकार्डियम के अंदर। नेक्स्ट वन इज द पेरिकार्डियम। Pericardium is the outer protective layer which is composed of visceral pericardium and the pericardial cavity and पेरिटल पेरिकार्डियम। ठीक है, ये इन तीन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलेंगे। और यहाँ पे हमारे पास थर्ड वन जो है वो मायोकार्डियम है। ये एक मिडल लेयर होती है हार्ट की। इसकी लेबलिंग को आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से ये थ्री लेयर्स है हार्ट के अंदर, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम एंड द मायोकार्डियम। तो जो हमारे पास मायो है ये मिडल लेयर है हार्ट की, लोकेशन ऑफ मसल फाइबर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप बॉटम वाली साइड पे देखें, राइट डाउन कॉर्नर्स पे देखें, तो यहाँ पे आपके पास थ्री लेयर्स मौजूद है। पेरिकार्डियम लेयर आपके पास मौजूद है, सेकेंड में आपके पास मायोकार्डियम जो कि मिडल लेयर है, एंड द डीपेस्ट लेयर इज द एंडोकार्डियम लेयर। ठीक है, और इसके अलावा ये ओवरऑल आपके पास एक हार्ट वॉल मौजूद है जिसके अंदर पेरिकार्डियल कैविटी मौजूद है, और उसके अंदर आपके पास फिब्रस लेयर और सीरस लेयर्स मौजूद हैं। नाउ
द हार्ट चैम्बर्स, हमारे पास 4 चैम्बर्स होती हैं, जिसके अंदर 2 आर्टरिया, आर्टरिया के अंदर एक राइट आर्टरिया, एक लेफ्ट आर्टरिया होगा. वेंट्रिकल्स, वन इज द राइट वेंट्रिकल एंड द सेकंड वन विल बी द लेफ्ट आर्टरिया वेंट्रिकल. तो हमारे पास आर्टरिया इज द सिंगुलर और आर्टरियम जो होगा वो हमारे पास प्लूरल होगा. ये आपके पास जो है वो एक पिक्चोरियल व्यू भी दिखाया हुआ है, जिसके अंदर लेबलिंग की हुई है. सबसे पहले आपके पास पल्मोनरी आर्टरीज है, आपके पास एओर्टा है, सुपीरियर वेना केवा है आपके पास. इस तरह से ये सारी वॉल्स और चैम्बर्स वगैरह की लेबलिंग भी यहाँ पे मौजूद है. ठीक है. नेक्स्ट वन जो है हमारे पास हार्ट चैम्बर्स आते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टरिया को. इसके फीचर्स ये होते हैं कि ये स्मॉल होता है, थिन वॉल्ड है, और इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिसीविंग चैम्बर्स फॉर ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट फ्रॉम द सर्कुलेशन. ठीक है. पूरी बॉडी के अंदर जब ब्लड की सर्कुलेशन हो जाती है, तो आफ्टर द सर्कुलेशन जो ब्लड कलेक्ट करवाया जाता है डिफरेंट वेन्स की आर्टरीज के थ्रू, तो वो कहाँ पे आएगा, वो आर्टरिया के अंदर आएगा. ठीक है. आर्टरिया विल रिसीविंग चैम्बर, ठीक है, फॉर ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट फ्रॉम द सर्कुलेशन, पुश द ब्लड इनटू द एडजेसेंट वेंट्रिकल. अब जब आपके पास वो प्रेस हो जाएगा तो अपना जो ब्लड है वो किस में ट्रांसफर कर देगा, वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर देगा. एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट साइड. राइट साइड से जो ब्लड रिसीव किया जाएगा वो सुपीरियर एंड द इंफीरियर वेना केवा के थ्रू रिसीव किया जाएगा. नेक्स्ट जो लेफ्ट साइड होगी उसके अंदर पल्मोनरी वेन्स मौजूद होंगी, और जो वेंट्रिकल्स होंगे, जैसे कि आर्टरिया जो था वो थिन उससे बना था, थिन वॉल्स आपके पास चैम्बर था, स्मॉल चैम्बर था. लेकिन जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये मोस्ट ऑफ द मैस ऑफ द हार्ट, मतलब कि मैसिव पार्ट होता है दिल का. और वॉल्स जो है ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आर 3 टाइम्स थिकर देन दोज ऑफ द राइट. ठीक है. आपके पास जो इसकी ये जो वॉल्स होती हैं वो थिकर होती हैं देन द राइट साइड वेंट्रिकल. यहाँ पे आपके पास जो है वो लेबलिंग इसको जूम करके भी दिखाया गया है कि किस तरह से आपके पास राइट वेंट्रिकल है और किस तरह से आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल है. और पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकल जो है मसल्स सर्कल्स आपको दिखाए गए हैं. और इसके अलावा एक फैट लेयर भी आपको नजर आ रही है बिल्कुल बॉटम वाली साइड पे. फैट इन इंटीरियर इंटर वेंट्रिकल सर्कल्स यहाँ पे है. और राइट वेंट्रिकल्स की वॉल्स आप देख सकते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल्स भी आप देख सकते हैं, उनकी थिकनेस को मैच कर सकते हैं. वेंट्रिकल्स फंक्शंस आर डिस्चार्जिंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. जितने भी आपके पास वेंट्रिकल्स का फंक्शन है वो क्या है, डिस्चार्जिंग चैम्बर है. मतलब आपके पास जो ब्लड आ रहा है उसको डिस्चार्ज कर देंगे. प्रोपल propel blood to pulmonary trunk, राइट वेंट्रिकल, एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल आपके पास एओर्टा के अंदर जाएगा. राइट आर्टरियम क्या होगा, ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा बिलो एंड फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा अबव. आपके पास ऊपर वाली साइड से जो ब्लड है वो रिसीव किया जाएगा सुपीरियर वेना केवा के जरिए से, और इंफीरियर वेना केवा जो है वो नीचे वाले पोर्शन का जो है वो ब्लड रिसीव करेगी. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करवाया जाएगा और फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो कहाँ पे भेजा जाएगा, दिल के पास भेजा जाएगा. The right ventricle receives blood from the right atrium through the tricuspid valve. तो यहाँ पे आपके पास ट्राइकेप्सिड वॉल्व भी नजर आ रहे हैं, जिसके जरिए से जो है वो ब्लड को रिसीव किया जाएगा फ्रॉम राइट आर्ट्रियम. लेफ्ट आर्ट्रियम क्या है, रिसीव करता है
oxygenated blood from 4 pulmonary veins which drain posteriorly. ठीक है, आपके पास जो है यहाँ पे रेड फॉर्म के अंदर लेबल भी किया गया है कि किस तरह से लंग्स के अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। आपके पास मिट्रल, जिसको हम बाइकैप्सिड वॉल्व भी बोलते हैं, ये गार्ड वॉल्व होता है फॉर द पैसेज ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जब आपके पास लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड को ट्रांसफर करवाया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो वो काम करवाने के लिए बाइकैप्सिड वॉल्व मौजूद होता है, जो कि गार्ड वॉल्व के तौर पे भी प्रेजेंट होता है। Next one is the left ventricle. The valve of the left ventricle is thicker than the right ventricle, but the structure is similar. मतलब कि आपके पास although आपके पास left ventricle है या फिर वो right ventricle है, structure same होगा, but their thickness will be matter. The thick wall is necessary to pump oxygenated blood at high pressure. प्रेशर को कंट्रोल या उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास थिकनेस वेरी कर रही है दोनों वेंट्रिकल्स की एट हाई प्रेशर थ्रू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हार्ट वॉल्व्स, आपके पास हार्ट वॉल्व्स इंश्योर यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, composed of an endocardium with a connective tissue core. Two major types आपके पास हार्ट वॉल्व्स की होती हैं। वन इज द atrioventricular valves, second one is the semilunar valve. These are the pictorial view. मिट्रल वॉल्व, जिसको हम बाइकैप्सिड वॉल्व भी बोलते थे, सेकेंड वन आपके पास ट्राइकैप्सिड वॉल्व है। आप देख सकते हैं, अगर बाइकैप्सिड वॉल्व में देखें तो मतलब एक फ्लो टाइप आपको लाइनिंग नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो वॉल्व जो है वो 2 में नजर आ रहा है आपको। और ट्राइकैप्सिड वॉल्व में आपको 3 लाइंस नजर आ रही है, जिससे वो वॉल्व जो है वो 3 पार्ट्स में आपको नजर आ रहा है। That's why it is the tricapsid valve and the mitral valve, also known as the bicapsid valve. आपके पास aortic valve है, आपके पास pulmonic valve भी मौजूद है। एट्रियोवेंट्रिकुलर valves जो है ये बिटवीन द आर्ट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो आपके पास ट्राइकैप्सिड वॉल्व कहलाता है। जो लेफ्ट साइड वाला एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है वो आपके पास बाइकैप्सिड वॉल्व कहलाता है, या फिर आपके पास मिट्रल वॉल्व कहलाता है। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द आर्ट्रिया व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब आपके पास वेंट्रिकल्स सिकुड़ता है तो फिर ये आपके पास बैकवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए वॉल्व्स मौजूद होते हैं, जो कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब ये जो वॉल्व्स हैं ये ब्लड सर्कुलेशन को यूनिडायरेक्शनल बनाने के लिए प्रेजेंट होते हैं। Second type is the semilunar heart valve. Semilunar valves prevent backflow of the blood into the ventricles. Aortic semilunar valves lie between the left ventricle and the aorta. ये अब इनकी स्पेसिफिसिटी होती है कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं और किनके दरमियान मौजूद होते हैं। Pulmonary semilunar valves lie between the right ventricle and the pulmonary trunk. हार्ट साउंड जिसको हम लब एंड डब बोलते हैं, और इस लब एंड डब की साउंड से जो है वो आपकी हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। हार्ट साउंड जब भी आएगा तो इट्स अंडरस्टूड वी आर टॉकिंग अबाउट द लब एंड डब ड्यू टू वॉल्व्स क्लोजिंग। Lub mean closing of the arterioventricular valves and dub mean closing of the semilunar valves. ठीक है, लब आपके पास फर्स्ट टाइप ऑफ वॉल्व से रिलेट करता है और डब आपके पास सेकंड
टाइप जिसको हम बोलते हैं सेमिलुनर वॉल्व, उससे रिलेट करता है, लब एंड डब। This is the detail about the semilunar valve. एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड द सेमिलुनर वॉल्व का कंपैरिजन है। आपके पास जो राइट एवी है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, इसको हम ट्राइकैप्सिड बोलते हैं, लेफ्ट वाले को हम बाइकैप्सिड वॉल्व बोलते हैं। ट्राइकैप्सिड वॉल्व separates the right atrium from the right ventricle, prevents backflow into atrium। ठीक है, वेंट्रिकल से आर्ट्रियम में उसका बैकफ्लो को रोकने के लिए ट्राइकैप्सिड वॉल्व मौजूद है। लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है उसको हम बाइकैप्सिड वॉल्व बोलते हैं। ये सेपरेट करता है लेफ्ट आर्ट्रियम को फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल और प्रिवेंट करता है उनके बैकफ्लो को। पल्मोनरी वॉल्व जो होता है ये सेपरेट करता है राइट वेंट्रिकल को फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरीज जो है वो ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती हैं फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। प्रिवेंट्स बैकफ्लो आफ्टर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। एओर्टिक वॉल्व्स जो होते हैं ये सेपरेट करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल को फ्रॉम द एओर्टा, प्रिवेंट्स करते हैं बैकफ्लो आफ्टर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। This is the whole labeling diagram for the tricapsid, bicapsid, aorta, pulmonary, semilunar valves, and the cardiac tendina, capillary muscles. Now the arterial supply of the heart. The arterial supply of the heart is provided by the right and the left coronary arteries, which arises from the ascending aorta immediately above the aortic valve। ठीक है, ये आपके पास जो है वो प्रॉपर लेबलिंग के थ्रू दिखाया गया है कि किस तरह से राइट कोरोनरी आर्टरीज है आपके पास, उनके दरमियान किस तरह से एओर्टा से ब्लड आ रहा है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज के जरिए से किस तरह से जा रहा है। इस तरह से असेंडिंग एओर्टा जो है वो आपके पास उसकी फॉर्म में अबव द एओर्टिक वॉल्व की मूवमेंट दिखाई गई है। Here are some branches about right मार्जिनल आर्टरी। एक्यूट मार्जिनल आर्टरी भी उसको हम बोलते हैं। जो पोस्टीरियर आपके पास इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है उसको हम पोस्ट या फिर फोर्थ सल्कस भी बोलते हैं। ये आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्रांचेस है उसके अंदर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जिसको हम LAD, L फॉर लेफ्ट, A फॉर anterior and descending for D, and anterior interventricular artery। ये जो है ये स्पेशल ब्रांचेस होती हैं, डायगोनल ब्रांचेस भी इनको हम बोलते हैं, ये डायग्नोज करती हैं। लेफ्ट मार्जिनल आर्टरीज जो होती हैं ये ऑप्टियस मार्जिनल आर्टरीज कहलाती हैं। लेफ्ट सर्कुमफ्लेक्स आर्टरीज को कंट्रोल करती हैं। Venous drainage of the heart. Most blood from the heart will drain into the right atrium through the coronary sinus, which lies in the posterior part of the arterioventricular groove. It is the continuation of the great cardiac vein। ये जो आपके पास कार्डियक वेन्स है उसकी कंटिन्यूटी को पॉसिबल बनाते हैं, उसके अंदर ब्रेक थ्रो को रोकते हैं और ओपन होते हैं इनटू द राइट आर्टियम टू द लेफ्ट ऑफ द इंटीरियर वेना केवा। Nerve supply of the heart. The heart is innervated by sympathetic and parasympathetic fibers। ठीक है, ये आपके पास टाइप्स बताई गई है कौन कौन से फाइबर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम व द कार्डिक pulses situated below the arc of the aorta।
ये आपके पास जो नर्व इम्पल्स होती है उसको किस तरह से मेंटेन करवाया जाता है, उसको किस तरह से पॉसिबल कराया जाता है, ये सारा हमारे पास हार्ट बीट से रिलेटेड था। जनरली अगर हम समराइज करें तो हमारे पास जो है किस तरह से मूवमेंट होती है कि दो फंक्शंस होती हैं हमारे पास। जो हार्ट का फंक्शन होता है, ये ऑल टाइम प्रोसेस होता है, आपकी हार्ट बीट जो है वो कभी भी नहीं रुकती। तो हमारे पास जो पंपिंग का प्रोसेस है वो ऑल टाइम कंटिन्यू रहता है। हमारे पास जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है। जब वो ब्लड बॉडी सेल्स के पास जाता है तो बॉडी सेल्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उधर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब वो उस ब्लड से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आता है, उस ब्लड से जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है तो फिर आपके पास वो ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। अब उसमें ऑक्सीजन नहीं रहती, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोबारा से लंग्स के पास भेजा जाता है और लंग्स से उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाती है और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से आपके हार्ट के पास जाता है और हार्ट से दोबारा पंप के जरिए जो है वो उसको सप्लाई कर दिया जाता है बॉडी के पास। इस तरह से फिर वो बॉडी से दोबारा आपके पास लंग्स में जाएगा और फिर लंग्स से जो है वो हार्ट के पास जाएगा, फिर हार्ट उसको पंप कर देगा। इस तरह से जर्नल आपके पास एक फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है और इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, हमारी हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन किस तरह से हमारे खून में शामिल होती है, वो इसी प्रोसेस से जो है वो हमारी बॉडी सेल्स तक सप्लाई की जाती है। और इस तरह से जो है वो उसको उसके फ्लो को मेंटेन करवाया जाता है। जब हम इनहेल करते हैं ना तो वो डायरेक्ट हमारे बॉडी सेल्स को नहीं मिल जाती, ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाती है। नाउ द सेकंड वन टॉपिक इज अबाउट द केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट गैस लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली हमारे पास गैस लास्ट क्या होते हैं? गैस लास्ट जो है वो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ठीक है, इन चीजों के दरमियान जो हमने रिलेशनशिप चेक करने हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान भी ये रिलेशनशिप जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एवोगैड्रो लॉ के बिहाफ पे हम डिस्कस कर सकते हैं गैस लॉज को। और इसी तरह पार्शियल प्रेशर वाले बिहाफ पे भी हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। तो जिसको हम डाल्टन लॉ भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे गैस लॉज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितनी भी गैसेस होती हैं वो उन गैस लॉज को ओबे करती हैं। फिर हम गैसेस को जो है वो कैटेगराइज कर देते हैं। ऐसी गैसेस जो गैस लॉज को ओबे करती हैं उन्हें हम आइडियल गैसेस बोलेंगे, और ऐसी गैसेस जो गैस लॉज को ओबे नहीं करती उनको हम नॉन आइडियल गैसेस बोलेंगे। एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि आइडियलिटी कहीं भी नहीं होती। तो हमारे पास ऐसी कोई भी गैसेस नहीं होती जो ऑल गैस लॉज को ओबे करें। तो हम उन केसेस के अंदर जो है वो आइडियलिटी को भी डिस्कस करते हैं कि जनरली हम कहेंगे कि ऐसी गैसेस जो सारे के सारे गैस लॉज को ओबे करती है तो वो गैसेस हमारे पास आइडियल गैसेस कहलाती हैं। और आइडियल गैसेस को जो है हमारे पास ना, फिर हम फर्दर इनको जो है सेकंड नेम्स भी दे सकते हैं, जैसे कि रेयर गैसेस। जैसे कि हमारे पास कुछ लॉज जो हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे बॉयल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ की, एवोगाड्रो लॉ की। इस तरह आपके पास ग्राहम्स लॉ भी होता है। आपके पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी होता है, जिसके अंदर हम मोल फ्रैक्शंस की भी हाफ को डिस्कस करते हैं उन लॉज को।
तो हम जो है वो मेनली कुछ लास्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली आपके पास बॉयल्स लॉ है। ये तो हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है ये बिटवीन द वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल्स, इनके दरमियान रिलेशनशिप्स होते हैं, मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स होते हैं। इनमें कुछ चीजों को कांस्टेंट रखा जाता है, कुछ आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट बॉयल्स लॉ को देखें, बॉयल्स लॉ के अंदर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो आपके पास प्रेशर का और वॉल्यूम का क्या रिलेशन आता है। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करें या प्रेशर को डिक्रीज करें तो उससे आपके वॉल्यूम के ऊपर क्या चेंजेस आती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ के अंदर, ठीक है। और बॉयल्स लॉ के अंदर होल द प्रोसेस या पूरा जब आप उसकी एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे या आप उसकी जस्टिफिकेशन या एक्सपेरिमेंटेशन का जो रिजल्ट्स देखेंगे तो उस होल प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे। तो ये आपके पास उस कंडीशन में फॉलो करेगा, तो आपके पास गैसेस का जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, और उस लॉ को जो है वो बॉयल्स लॉ कहेंगे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये सारे के सारे लॉज जो है वो साइंटिस्ट के नेम पे बेस करते हैं। सिमिलरली सेकंड वन इज द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ आपके पास क्या होता है कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, प्रेशर को चेंज ना करें, ना ही उसको इंक्रीज या डिक्रीज करें, कांस्टेंट कर दें, तो उस दौरान आपके पास जो बाकी दो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर क्या चेंजेस आती हैं, उनके ऊपर क्या अफेक्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप वॉल्यूम को सॉरी टेम्परेचर की कंडीशंस को चेंज करते हैं तो उससे आपके वॉल्यूम ऑफ दैट गैस जो आपके पास एक कंटेनर के अंदर मौजूद है उसके ऊपर क्या चेंजेस आती हैं, इसको हम चार्ल्स लॉ के अंदर डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज द एवोगैड्रोस लॉ। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस से रिलेट करेगा कि आपके पास जो है किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स जो है वो वॉल्यूम किस तरह से वेरी करेगा। और इस दौरान जो है एवोगैड्रो लॉ या उसके एक्सपेरिमेंटेशन में हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देना है। V इज इक्वल टू 1/P। इट्स मीन वॉल्यूम का जो प्रेशर के साथ रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय N। मतलब कि अगर आप इन तीनों लॉज को कंबाइन करते हैं, बिकॉज अगर आप मेन इक्वेशन को देखें PV इज इक्वल टू R, V ओवर T इज इक्वल सॉरी K, PV इज इक्वल टू K, V ओवर T इज इक्वल टू K। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो V ओवर N, N रिप्रेजेंट स्मॉल n जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को। आपने जो गैस ली है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है। गैसेस को मेजर करने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स यूज कर रहे हैं। तो V ओवर N इज इक्वल टू K। मैथ्स के अंदर भी हम पढ़ते आए हैं कि व्हेन राइट साइड्स आर इक्वल देन द लेफ्ट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो आपके पास इन सबको हम कंबाइन करें तो क्या होगा कि V इज इक्वल टू 1/P एंड V इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय 1/P मल्टीप्लाई बाय। अच्छा ये ना आपके पास एक पूरी डेरिवेशन है जिसको हम मैं आपको बताती हूँ कि आप कहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 के अंदर गैसेस वाले पोर्शन के अंदर ये सारी डेरिवेशंस बताई हुई है डिटेल के साथ। यहाँ पे जो है वो उनको डिटेल से मेंशन नहीं किया हुआ। एट द एंड ऑफ स्लाइड जो है वो इसको किस तरह से जनरेट किया गया है वो सारी डिस्कशंस ली हुई है। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे PV को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएं तो आपके पास PV इज इक्वल टू NRT आता है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट रिलेट करता है नंबर ऑफ मोल्स के साथ। ये जो कैपिटल R आपको नजर आ रहा है ये जर्नल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यूज जो है ये फिक्स्ड होती हैं
और इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं जिसको एसआई के तौर पे हम जो है वो स्टैंडर्डाइज यूनिट्स भी लेंगे। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, आर इज द जर्नल गैस कांस्टेंट। और अगर आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स गैस के 1 ले लिए जाएं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो फिर आपके पास आइडियल गैस कांस्टेंट या जर्नल गैस कांस्टेंट की क्या वैल्यू नजर आएगी, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये जो कैपिटल आर है जिसको हम जर्नल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो एसआई यूनिट जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे इसके यूनिट्स होते हैं। अगर आप प्रेशर के यूनिट्स को चेंज करते जाएं तो इसी तरह आपके पास आर के यूनिट्स चेंज हो जाते होते जाएंगे। आप टेम्परेचर को चेंज करते जाएं, मतलब टेम्परेचर के यूनिट्स को चेंज करते जाएं। जैसे कि प्रेशर के हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, पास्कल यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और एमएम ऑफ एजी होता है, और इसके अलावा टॉर यूनिट होता है। इस तरह से आपके पास जो है वो जो एसआई यूनिट होता है, जैसे कि पास्कल है, जैसे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास कैलकुलेशन ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं और स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं वो। यहाँ पे आपके पास, चूंकि हमने जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर ले रहे हैं जो कि एसटीपी से रिप्रेजेंट किया गया है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके पास, सॉरी, प्रेशर जो होता है वो 1 atm प्रेशर माना जाता है, और 22.4 लीटर जो है वो उसका वॉल्यूम है, और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 1 है। ये आपके पास सारी आइडियल कंडीशंस हैं, ठीक है। ये आइडियल कंडीशंस के अंदर हमने देखा है, और जो आपके पास टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया गया है जो कि 273.15 केल्विन है। आपके पास जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता बल्कि केल्विन के अंदर हम लेते हैं। तो ये 0 डिग्री के इक्वल होता है, -273.15 केल्विन। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन है, आइडियल कंडीशंस है। उन आइडियल कंडीशंस पे जो आपके पास आर की वैल्यू आती है वो आती है 0.0821, ठीक है। और ये 0.0821 जो है वो एसआई यूनिट है जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है। हाँ जी, तो ये आपके पास ना सर्टेन टाइप ऑफ कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें देखें तो किस तरह से आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। कि व्हाट इज द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर एक्सर्टेड बाय 0.500 मोल। आपके पास ये जो है वो हाफ मोल लिया गया है किसी भी गैस का, एन जो है वो लिया गया है 1 मोल लेने की बजाय, ऑफ नाइट्रोजन गैस इन 10 लीटर। मतलब ये आपके पास वॉल्यूम है, 0.5 आपके पास नंबर ऑफ मोल्स एन है, और आपके पास टेम्परेचर बताया हुआ है 298 केल्विन, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको गिवन है, आपने जो है वो प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जर्नल गैस कांस्टेंट वाली इक्वेशन लगा के सिंपली आप वहां से पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
सिमिलरली जब आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आप जो है वो PV इज इक्वल टू NRT जर्नल गैस कांस्टेंट वाली इक्वेशन लगाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने स्टैंडर्ड वो लेने हैं, यूनिट्स लेने हैं। तो डिग्री सेल्सियस में अगर आपको टेम्परेचर दिया गया है तो आपने सबसे पहले उसको केल्विन वाले स्केल में कन्वर्ट करना है। और ये कन्वर्जन का तरीका क्या होता है कि अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है तो जब आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो +273 जो है वो ऐड कर देंगे। जैसे ही डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 ऐड करेंगे तो वो जो आपके पास यूनिट आएगा और कैलकुलेशंस आएंगी वो केल्विन स्केल के अंदर चली जाएंगी। आपके पास टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो केल्विन आपके पास जो है वो केमिस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड यूनिट है। आपको ये भी पता है कि हमारे पास ना फिजिक्स जो है वो बड़े यूनिट्स के साथ रिलेट करती है और केमिस्ट्री के अंदर हम छोटे यूनिट्स के साथ रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, अगर हम केमिस्ट्री में है तो अगर आपके पास किसी भी चीज का मैथ्स, गैस का या किसी भी चीज कंपाउंड का मैथ्स केजी में दिया है तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसको केजी से कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स के अंदर और ग्राम्स के अंदर हम अपनी कैलकुलेशंस को करवाते हैं। जबकि फिजिक्स में ऐसे नहीं होता। फिजिक्स में अगर आपके पास कोई चीज ग्राम्स में दी हुई है तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको केजी में कन्वर्ट करते हैं, देन यू मे कैलकुलेट योर डाटा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ चीजें होती हैं। सिमिलरली डेंसिटी के साथ भी आप मोलर मास को फाइंड आउट किस तरह से कर सकते हैं कि आपके पास P इज इक्वल टू NRT होता है, आप N को कन्वर्ट कर सकते हो मैस ओवर मोलर मास के अंदर, जो कि डेंसिटी के ऊपर भी वो करता है, डिपेंड करता है। बिकॉज आपके पास डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है कि M/V। तो कि कितने वॉल्यूम के अंदर कितना मैस जो है वो आपके पास अवेलेबल है। तो डेंसिटी मोलर उसको अगर हम रिलेशन चेक करें तो कैपिटल M जो है वो आपके पास वॉल्यूम है इज इक्वल टू, सॉरी, कैपिटल M आपके पास मोलर मास होता है और जो स्मॉल m होता है ये मास ऑफ दैट सब्सटेंस होता है जो कि आपने ग्राम्स के अंदर लिया हुआ है। और जो आपके पास मोलर मास है वो किसी भी कंपाउंड का हो सकता है, वो स्पेसिफिक होता है जिसमें आप हर एटम के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करके फाइंड आउट करते हो। जैसे कि NaOH का अगर हम मोलर मास देखें तो वो क्या होता है, 40 ग्राम पर मोल होता है। अब आपके पास गैस प्रेशर है इन द लाइट ऑफ KMT। ये आपके पास काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी होती है जो कि गैसेस के ऊपर दी गई है। ये इसके कुछ पास्टुलेट्स होते हैं, इसके अंदर कुछ पास्टुलेट ऐसे हैं जो कि जिनको हम रोंग कंसीडर करते हैं। जैसे कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से आपके पास वंडरवॉल इक्वेशन जो आती है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी की गई क्योंकि KMT के अंदर कुछ रॉन्ग पास्टुलेट्स मौजूद थे जिनमें एक प्रेशर से रिलेटेड और वॉल्यूम से रिलेटेड भी थे, जिसकी वजह से फिर हम वॉन्डरवॉल के अंदर कुछ करेक्शंस करते हैं PV इज इक्वल टू NRT जर्नल गैस इक्वेशन के अंदर ही प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन करवाई जाती हैं। Pressure is defined as the force the gas exerts on a given area। मतलब force per unit area आपके पास pressure कहलाता है। कितने एरिया के ऊपर जो है वो फोर्स अमल कर रही है वो आपके पास प्रेशर कहलाता है। प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। इस तरह आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं या फिर आप इसको पास्कल भी बोल सकते हैं। PA stands for पास्कल। A Pascal is defined as the force of 1 Newton spread over an area of per meter square। अब अदर यूनिट्स आप देख सकते हैं, a lot of units for pressures are there। For example 1 Pascal is equal to 1 atm and 1 atm is equal to 10 13 25 Pascal and Pascal is equal to Newton per meter square।
एंड 1 atm इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल। मतलब आप उसको अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो वो किलो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंचेस में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर, ठीक है। और तो आप टॉर में भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एंड 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। ये आपके पास मर्करी लेवल के ऊपर भी आप जो है वो प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। एंड 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर एंड 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 to raise per 7 urges, and this is equal to 1 kg per meter square per second and 1 calories is equal to मतलब ये सारी आपके पास कैलकुलेशंस है, मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। आप ये सारी कन्वर्जन जो यूनिट की बेस पे होती हैं उनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जो मेन चीज याद रखने वाली होती है ना, अब इतने सारे यूनिट्स तो याद नहीं रखे जा सकते, तो जो सबसे मेन फोकस होता है वो हमने याद रखना होता है व्हाट इज द SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वही पेपर्स के अंदर मोस्टली पूछा जाता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द वैल्यू वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बॉयल्स लॉ की। नाउ मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बॉयल्स लॉ में तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे किसी भी चीज के ऊपर, गैस के ऊपर जो आपने एक कंटेनर के अंदर फिल किया है, और उस कंटेनर का जो पिस्टन है उसके ऊपर जो ढक्कन है वो मूवेबल पिस्टन है, तब जब आपके पास वो मूवेबल फॉर्म के अंदर है तो आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर सकते हो बिकॉज इट इज मूवेबल। तो जब आप उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो वॉल्यूम होगा गैस का वो कम हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन मूवेबल है, वो प्रेस हो जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इन दैट कंटेनर विल डिक्रीजेस। अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है गैसेस जो होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक शेप एंड वॉल्यूम। जितनी जगह आप उनको देंगे गैस को वो उतनी स्पेस को ऑक्युपाई कर लेती है। तो आपके पास प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। जब हम कहीं पे भी डायरेक्ट रिलेशन को इक्वलिटी में जब कन्वर्ट करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो के है, PV इज इक्वल टू के एंड P1 V1 इज इक्वल टू के P2 V2। मतलब जब आप बॉयल्स लॉ को डिफरेंट कंडीशंस के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, दो एक्सपेरिमेंट के अंदर परफॉर्म करवा रहे हैं, उनका रिलेशनशिप जब मैच करते हैं तो आपके पास जो है वो उनकी जो वैल्यू आती है, एंड रिजल्ट आता है, वो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। मतलब कि अगर आपने प्रेशर जो है वो रखा है 1 atm प्रेशर और वॉल्यूम रखा है आपने 1 dm3 रख दिया, तो उस दौरान जो आपके पास कैलकुलेशंस आ रही हैं वो कितनी है, सपोज दैट वो आपके पास 2 आ रहा है। जब आपने एक और एक्सपेरिमेंट लगाया जिसमें प्रेशर आपने कम कर दिया, 0.5 कर दिया, वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया, 2 कर दिया, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब दोबारा से 2 आ जाता है। तो इसका मतलब P1 V1 और P2 V2 का जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे P1 V1 is equal to P2 V2 because when right sides are equal then the left sides are also equal। तो इस तरह से हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस हो जाती है। नाउ दिस इज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। आपके पास फर्स्ट कंटेनर है, उसके अंदर आपके पास एक गैस फिल है, उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है, आप उस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करते हो। पहले एक्सपेरिमेंट में जो लेफ्ट साइड पे पिस्टन नजर आ रहा है आपने प्रेशर अप्लाई किया 1 atm, वॉल्यूम था आपके पास गैस का 1 लीटर, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग आपके पास सेकंड कंटेनर है, वो प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। जब आप P1 को जो कि फर्स्ट कंटेनर का P1 है उसका वॉल्यूम V1 है, उसकी कैलकुलेशंस आपके पास क्या आती है, आपके पास सेकंड कंटेनर P2 V2 की कैलकुलेशंस क्या आती है, वो ऑलमोस्ट सेम आएंगी, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कांस्टेंट है।
आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। तो आपके पास जो बॉयल्स लॉ से रिलेशंस आते हैं टेम्परेचर के साथ, तो वो आइसोथर्मिक होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस आती हैं, वैसे वैसे आपका कर्व जो है वो स्टीपर होता जाता है। अगर हम देखें T3 का जो टेम्परेचर है वो लेस है देन द T2 टेम्परेचर, एंड T2 इज लेस देन द T1। तो जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आपका जो कर्व है वो मतलब इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये कब था, जब आपके पास प्रेशर जो है वो वाई एक्सिस पे है, वॉल्यूम आपके पास एक्स एक्सिस पे है। अगर आप प्रेशर वाई एक्सिस पे लेते हैं लेकिन एक्स एक्सिस पे आप इनवर्स ले रहे हैं, मतलब वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन के बजाय 1/v की फॉर्म में लेते हैं, तो आपके पास जो है वो रिलेशनशिप किस तरह से आता है, लीनियर रिलेशनशिप आता है, कर्व की फॉर्म में नहीं आता। तो यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप में देखें तो आपके पास टेम्परेचर T3 इज लेस देन T2 इज लेस देन T1। ठीक है, as the temperature increases isotherm goes away from both the axes, x एक्सिस और y एक्सिस से आइसोथर्म जो है वो अवे जाता जाएगा। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम एट हायर टेम्परेचर, बिकॉज आपके पास इनवर्स रिलेशन आता है। चार्ल्स लॉ आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। चार्ल्स लॉ से पहले जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को या केल्विन स्केल को बताती चलूं कि कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर किसी भी गिवन मास ऑफ दैट गैस इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा वो बाय द फैक्टर ऑफ 1/273 जो है वो होगा। और जो आपके पास -273.15 सॉरी केल्विन स्केल होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। और ये जो टेम्परेचर होता है इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। ये एक आइडियल होता है, आइडियल स्केल होता है, और इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमाइज होता है। ठीक है, माइनस के अंदर जा रहा है ये, और हम ना ओरिजिन से भी नीचे चले जाते हैं। आपके पास जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन वाली लाइन से भी नीचे चला जाता है। ये इतना मतलब आइडियल केस होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो जिसे हम बोलते हैं। चार्ल्स लॉ के अंदर क्या होता है, चार्ल्स लॉ के अंदर जो रिलेशनशिप आता है वो हमने जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप चेक करना होता है। प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो हम बोलते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वॉल्यूम आपके पास बढ़ता जाता है। ठीक है, बिकॉज गैस जो होती है ना उसके अंदर मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो कि ड्यू टू पोजिशन होती है वो बढ़ेगी। मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, टेम्परेचर जब आप उसको देंगे तो एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो आपस में ज्यादा कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, वॉल्स ऑफ दैट कंटेनर के साथ टकराएंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा। तो टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। और यहाँ पे आपके पास जो रिलेशन आता है वो दो एक्सपेरिमेंट जो कि 1 और 2 एक्सपेरिमेंट है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कंटेनर में देखें तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है ना प्रेशर, 1 atm प्रेशर लिया हुआ है दोनों केसेस के अंदर, लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर की कंडीशन चेंज हो रही है। V1 आपके पास 0.5 लीटर, T1 आपके पास 200 केल्विन, V2 आपके पास 1 लीटर एंड T2 आपके पास 400 लीटर। जब आप इनकी कैलकुलेशंस करेंगे कांस्टेंट जवाब आएगा। ये आपके पास कुछ डेरिवेशंस है जो कि आपके पास चार्ल्स लॉ के हवाले से हैं। ये ना क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर के लिहाज से ली गई हैं।
वॉल्यूम लिए गए हैं 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे और आफ्टर सर्टेन टाइम T डिग्री सेल्सियस पे आपके पास है। और ये आपके पास एक रिलेशनशिप आता है VT इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1+T/273 केल्विन। टेम्परेचर आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। चार्ल्स लॉ से आपको जो कर्व मिलते हैं वो आइसोथर्म की बजाय आइसोबार मिलते हैं, लेकिन बॉयल्स लॉ में आपको जो कर्व मिलता था वो आइसोथर्म थे। अब चार्ल्स लॉ में आइसोबार मिलते हैं। व्हेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर एट डिफरेंट प्रेशर, तो आपके पास हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी और ईच कांस्टेंट प्रेशर लाइन इज कॉल्ड आइसोबार। आइसो का मतलब सेम होता है, प्रेशर से रिलेटेड है तो ये आपके पास आइसोबार है। और टेम्परेचर से रिलेटेड जब होती है तो वो थर्म कहलाती है, जिसके जैसे हम बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की वजह से उसके जो ग्राफ थे उसको हम आइसोथर्म बोलते थे। चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, इसकी वजह से इसके जो ग्राफ्स आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। आइसो मीन सेम, बार मीन प्रेशर। सेम प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर पे जो कर्व हासिल किया जाएगा उस कर्व को बोलेंगे आइसोबार। एब्सोल्यूट जीरो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, ये आपके पास ना मतलब जीरो से भी नीचे की तरफ वॉल्यूम जाता है, सॉरी टेम्परेचर जाता है, और -273 डिग्री सेल्सियस जो है ये आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है। और ये एक आइडियल केस होता है। द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस एट दैट टेम्परेचर, जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, जीरो हो जाता है। ऐसी कोई भी नेचर के अंदर गैस एग्जिस्ट नहीं करती जिसका वॉल्यूम जीरो हो जाए, ठीक है। इट्स मीन तो वो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती जिस चीज का वॉल्यूम जीरो हो जाए। तो ये आइडियल केसेस होते हैं, ठीक है। और नेचर के अंदर कोई गैस भी आइडियल गैस नहीं होती, नॉन आइडियल बिहेवियर होता है। और जो नॉन आइडियल गैसेस होती है ना उनको हम रियल गैसेस बोलते हैं, और रियल गैसेस को हम आइडियल गैसेस बोलते हैं। The temperature at which the given volume of a gas reduces to zero is called the absolute temp zero। और इसको जीरो केल्विन, ये ओके नहीं लिखा हुआ, ये जीरो केल्विन लिखा है। और एक्चुअली ऑल द गैसेस लिक्विफाई आर सोलिडिफाई बिफोर दे रीच -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब कोई गैस इस टेम्परेचर की रेंज में जाती है तो उसकी जो है वो गैसियस स्टेट चेंज हो जाती है, या वो लिक्विफाई हो जाती है या फिर वो सोलिडिफाई हो जाती है, वो गैस नहीं रहती। आपके पास एवोगैड्रो लॉ है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ मोल के, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कांस्टेंट को जब रिमूव करेंगे तो इक्वालिटी आएगी और कांस्टेंट रिप्लेस हो जाएगा K से। तो जब आप V/N लेंगे तो ये K के इक्वल हो जाएगा। फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि एट कांस्टेंट प्रेशर 180 m है, इसके अंदर आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास वॉल्यूम वेरी करेगा। वॉल्यूम के भी जो है वो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स के साथ वेरी करेगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस इन दैट, जिस कंटेनर में भी गैस है वो 1 नंबर ऑफ मोल्स है, तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 लीटर होगा। और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 DM3, ठीक है। तो आपके पास सेकंड केस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स 2 टाइम हो जाएंगे, तो आपके पास वॉल्यूम भी 2 टाइम हो जाएगा। इस तरह से आपके पास जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी आपके पास। एवोगैड्रो लॉ एक्चुअली मोलर वॉल्यूम से रिलेट करता है। इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वी हैव 1 DM3 of hydrogen gas, its mass at standard temperature pressure will be 0.09 gram। ये सारी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस का जो मैस है वो 2.016 हो जाए, कैसे होगा आपको पता है। मोलर मैस ऑफ 1 हाइड्रोजन इज 1.008 ग्राम।
अगर आपके पास H2 होगा तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद है, तो हम 1 हाइड्रोजन एटम के मोलर मास को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जवाब आएगा 2.016 ग्राम। ये मोलर मास है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हाइड्रोजन का, इज इक्वल टू 1/0.90 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, आपके पास कैलकुलेशंस आ जाएंगी वॉल्यूम की। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। जब आपके पास ये जो है 1 मोल ऑफ गैस के लिए, कोई भी आपके पास 1 मोल ऑफ गैस होती है, उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.414 dm3। ठीक है, ये वॉल्यूम जो है ये किसी भी 1 मोल ऑफ गैस का हो सकता है, जो कि 22.414 dm3 होता है। ये आपके पास 3 गैसेस ली गई हैं, हीलियम, नाइट्रोजन एंड द मीथेन गैस। वॉल्यूम दिया गया है इक्वल 22.4 लीटर, प्रेशर इक्वल, टेम्परेचर सेम, मास ऑफ गैस वेरी करेगा बिकॉज हाइड्रोजन का मोलर मास 4 ग्राम, नाइट्रोजन का मोलर मास 1 का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन एटम है तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, एक मीथेन मॉलिक्यूल का 12 जमा 4 कितने होते हैं 16। तो 1 methane molecule is here, then 16 gram of methane, नंबर ऑफ ग्राम है। अब हमारे पास ना ये बात याद रखनी है, 1 मोल जिस चीज का भी होगा उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे, और 1 मोल ऑफ किसी भी चीज का है, वो आपके पास नाइट्रोजन गैस है, हीलियम है, आर्गोन है, वट एवर आपके पास जो मर्जी गैस है, इफ दैट गैस कंटेन 1 मोलर मास देन द नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 1 एवोगैड्रो, और 1 एवोगैड्रो इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स वेरी करते जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी वेरी करते जाएंगे। आइडियल गैसेस वो होती हैं जो सारे गैस लॉज को ओबे करती हैं, अगर वो गैस लॉज को ओबे नहीं करती तो वो नॉन आइडियल गैसेस कहलाती हैं। ये आपके पास डेरिवेशन जो कि फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने देखी थी, ये वो यहाँ पे दी गई है, डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस के बॉयल्स लॉ से हमने लिया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ से हमने लिया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एवोगैड्रो लॉ से हमने लिया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब इन तीनों को गैस लॉज को अगर हम कंबाइन करें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके इक्वलिटी आएगी। जब आपके पास यहाँ पे जो इक्वलिटी आएगी या आपके पास जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट के होने की बजाय कैपिटल आर होगा, और इस कैपिटल आर को हम बोलेंगे जर्नल गैस कांस्टेंट, बिकॉज ये आपके पास सारी गैसेस के बिहाफ पे आ रहा है, इसलिए जर्नल गैस कांस्टेंट कहलाएगा, और इसको हम आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो है वो हम वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके यूनिट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी आपके पास कैलकुलेशंस हैं। आप ये उस जो फर्स्ट स्लाइड में वो डेंसिटी के साथ रिलेशन था, आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ गिवन सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसको हमने गिवन मास को कैपिटल W से और उसके मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है। तो जब आप N की बजाय W ओवर M पुट करेंगे तो आप जो है वो इसको किस तरह से करेंगे कि M को उधर मल्टीप्लाई कर दें, और ये सारी कैलकुलेशंस आप देख लेंगे। ठीक है, और आपको पता है मास ओवर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, तो आप अपनी जनरल गैस कांस्टेंट से या आप जनरल गैस इक्वेशन से जो है वो डेंसिटी का रिलेशन भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द गैस लॉज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने इसे कितना याद रखना है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर का वॉल्यूम के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है।
चार्ल्स लॉ के अंदर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, और आपके पास एवोगैड्रो के अंदर वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। और इन सारे रिलेशंस को जब आप एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इक्वेशन आपके पास जर्नल गैस इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। और जितनी भी गैसेस होंगी वो सारे गैस लॉज को अगर ओबे करती है तो वो आपके पास आइडियल गैस कहलाएगी। और आइडियल गैसेस जो हैं वो रेयर गैसेस होती हैं, और नॉन आइडियल गैसेस जो होती हैं उनको हम वो होती है जो कि सारे गैस लॉज को ओबे नहीं करती, किसी को फॉलो करती हैं, किसी को वो डिनाई करती हैं। वो ऑल गैस लॉज पे जब एप्लीकेबल नहीं होती तो उनको हम बोलते हैं नॉन आइडियल गैसेस। Okay, thank you so much. Now I will call to Sir Hassan for continue the session. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मिस इकरा, वालेकुम आज मिस इकरा आज जो है ना सर हसन ने सेशन नहीं लेना था, मैंने लेना था, मैम ने अनाउंस कर दिया था, उन्हें कुछ जी जरूरी मसरूफियात थी। हाँ जी सॉरी जी भूल गया था। जी मैम साजिदा वेलकम हियर। हाँ जी, आज जो है हमारा लास्ट सेशन, मिस इकरा का भी लास्ट था, आज मेरा भी लास्ट सेशन होगा। तो उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सरगुल मुस्तफ़ा साहब की भी और मिस नगीना की और हमारी पूरी टीम की, जो इतने अच्छे अंदाज में और इतने अच्छे फोरम पर हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी गई और हम लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ जो है लेक्चर्स को जो है तैयार किया और डिलीवर किया। होप सो हमारी ये मेहनत रंग लाएगी और इंशाल्लाह ताला हमने जिस मकसद के लिए ये फोरम जो है स्टार्ट किया था, ये एकेडमी स्टार्ट की थी, अल्लाह ताला जो है इसके जो रिजल्ट्स भी हमें देगा इंशाल्लाह ताला। और तमाम जो भी पार्टिसिपेंट्स इसमें मौजूद हैं वो तमाम ही कामयाब हों इंशाल्लाह ताला। मेरे दिल से दुआ है ये, बल्कि हम सबकी दुआ है ये। मैं स्टार्ट करती हूँ। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा एक जो टॉपिक रह गया था उसको जरा देख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, मैम नगीना बताइएगा आप जरा हो रही है कि नहीं। लाजमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया मिस नगीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी सी दुआ, या अल्लाह हेल्प मी टू अचीव माय गोल्स, आमीन। Allah listen to your duas, be patient and trust him to open the right door for you at the right time, इंशाल्लाह। हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। एक रह गया था और यहाँ पर मैं ये भी जो है बताती चलूँ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 6 to 12 तक अपने पीएचडी के तमाम ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे मैक्सिमम हमने उनको अपने इन लेक्चर्स में जो है वो कवर किया है। तो आज एक टॉपिक था, इम्पोर्टेंट भी है, इसको ज़रा हम देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से हमें समझ भी आ जाए। बहर और बहीरे, समंदर, ओशियन एंड सीज ये क्या होते हैं, इसको ज़रा हम तफसीली डिस्कस कर लेते हैं। आज हमने इसमें जो है डिस्कस करेंगे दुनिया के बड़े बहर और बहरों की खसूसियात और उनके नकोश। बहरा तंग नाए, खलीज खारी, आबनाए, जजीरा नुमा, जजीरा और खाकनाए, इसको डिस्कस करेंगे। और समंदरी फ़र्श की बनावट को देखेंगे और मुख्तलिफ हरकत की वजूहात और नौयत और लहरों और बहरी रुओं और मदोजस्र में फ़र्क जो है वो भी हम देखेंगे कि क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओशियंस एंड सीज, बहर और बहीरे में क्या फ़र्क है।
तो सतह समंदर पर पानी के बड़े कित्ते को बहर कहते हैं और इनसे मुंसलिक छोटे कित्ते को समंदर या बहिरा कहा जाता है। बहर एक बड़े आजम को दूसरे बड़े आजम से जुदा करते हैं। दुनिया में 5 बहर हैं जिनकी तफसील जो है वो दर्ज है। नंबर 1 बहरुल काहिल। बहरुल काहिल दुनिया का सबसे बड़ा बहर है। इसका रकबा 168 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी औसत गहराई 4000 मीटर है। इसके हाशियाई इलाके गहरी खाइयों और आतिशफशा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। नहर पानामा जो बहरुल काहिल को बहरे ओकियानूस से मिलाती है, दुनिया की अहम बहरी तिजारती शाहराहों में शामिल है। बहरे ओकियानूस दूसरा बड़ा बहर है। इसका रकबा 85 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। बहरुल काहिल का 168 मिलियन किलोमीटर है मुरब्बा किलोमीटर और बहरे ओकियानूस का जो रकबा है वो 85 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी औसत गहराई 3900 मीटर है। इस बहर की खास बात इसके वसत में पाया जाने वाला पहाड़ी सिलसिला है जो कशरी प्लेटों के एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में हरकत की वजह से मैग्मा के बाहर निकलने से वजूद में आया है। ये एक तवील पहाड़ी सिलसिला है जो बहरे ओकियानूस से बहरुल काहिल, बहरे हिंद और बहरे मुंजमद जुनूबी तक फैला हुआ है। जलजलों के हवाले से ये भी दुनिया के अहम इलाकों में शामिल है। बहरे ओकियानूस दुनिया की सबसे अहम और मसरूफ तरीन बहरी तिजारती शाहराह है। नंबर 3 जो है वो है बहरे हिंद, इंडियन ओशियन। ये तीसरा बड़ा बहर है। इसका रकबा 70 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। त्रिकोण नुमा बहर, इसका ज्यादा फैलाव जुनूबी निस्फ कुर्रा में है। इसकी औसतन गहराई 3900 मीटर है। बहरे ओकियानूस के वस्त से आने वाला पहाड़ी सिलसिला बहरे हिंद के फर्श को भी वस्त से शर्कन गरबन 2 हिस्सों में तकसीम करता है। बहरुल काहिल की तरह बहरे हिंद में भी खाइयां पाई जाती हैं जिनमें जावर ट्रेंच और 7400 मीटर गहरी है। बहरे हिंद की तिजारती अहमियत बढ़ चुकी है। ये मगरबी और मशरकी दुनिया के माबैन एक अहम तिजारती बहरी शाहराह है। नहरें सुएज़ी बहर से निकलती है जो बहर रूम को बहर अहमद से मिलाती है। नंबर 4 पे है बहरे मुंजमद जुनूबी। इसका रकबा 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर और औसत गहराई 4000 मीटर है। बाकी समंदरों के मुकाबले में इसकी हदूद का तयन करना मुश्किल है क्योंकि इस हिस्से में बहरुल काहिल, बहरे ओकियानूस और बहरे हिंद बाहम मिले हुए हैं। इंतहाई सर्द पानी और बड़े बड़े आइसबर्ग इस बहर की खुसूसियात हैं। नंबर 5 पे है बहरे मुंजमद शुमाली। ये बहर कुतुब शुमाली के इर्द गिर्द वाक़ है। इसका रकबा 15 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर और औसत गहराई 1200 मीटर है। कम गहरा पानी दरियाओं के ताज़ा पानी की आमेजिश की वजह से कम नमकीनियत और सतह पर जमी बर्फ इस बहर की नुमाया खुसूसियत है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पानी की तकसीम से बनने वाले चंद अहम खदोखाल। सबसे पहले बहिरा बड़े आज़मों के हाशियाई इलाकों से मुत्तसिल बहर का हिस्सा होता है जैसे बहरा अरब और बहरे अहमर वगैरह। अब तंग नाय क्या होती है? जैसे गफ बहर का एक बड़ा मगर तंग कित्ता जो खुश्की में दूर तक अंदर आ जाए तंग नाय गफ कहलाता है, जैसे तंग नाय फार्स, तंग नाय मैक्सिको वगैरह। अब है बे या खलीज। तंग नाय की निस्बत बहर एक बड़ा मगर कुशादा कित्ता जो खुश्की में अंदर तक आ जाए खलीज कहलाता है, जैसे खलीज बंगाल, खलीज हिडसन वगैरह। नेक्स्ट है जी खाड़ी या बाइट। अगर खलीज बहुत ज्यादा कुशादा और बड़ी हो तो इसे खाड़ी या बाइट के नाम से पुकारा जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के जुनूब में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। और नंबर 5 है आबनाय। आबनाय या स्ट्रेट समुद्री पानी का एक तंग कित्ता जो दो बहरों या बहिरों को आपस में मिलाए आबनाय कहलाता है, जैसे आबनाय जबल तारिक और बहरे ओकियानूस को बहर रूम से मिलाती है। नीचे ये है आबनाय और जजीरा। इसके इमेजेस भी नजर आ रहे हैं, जहां पर यह एरो नजर आ रहा है ये आबनाय है। तंग नजर आ रही है जो आपको।
और आबना जजीरा और खाकना खलीज की ये इमेजेस हैं। उसके बाद है जी नंबर 6 पे खुश्की के जजीरा नुमा। खुश्की के उस खित्ते को जजीरा नुमा कहते हैं जो 3 अतराफ से समंदर में घिरा हुआ लेकिन एक तरफ से खुश्की से मुंसलिक, मसलन जजीरा नुमा अरब और जजीरा नुमा हिंदू वगैरह। नंबर 7 है जजीरा यानी आइलैंड। खुश्की का ऐसा किता जजीरा कहलाता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया और गरबुल हिंद के जजायर वगैरह। यानी चारों तरफ पानी हो और दरमियान में वो खुश्की का हिस्सा हो, और उसमें श्रीलंका आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है और गरबुल हिंद आ जाता है। उसको क्या कहते हैं? जजीरा कहते हैं या आइलैंड कहते हैं। खाकनाए। खुश्की के इस तंग कित्ते को खाकनाए कहते हैं जो दो बड़ी कित्तों मसलन बरे आजमों को या जजीरा नुमा को बरे आजम से मिलाए, जैसे पानामा की पट्टी जो बरे आजम शुमाली व जनूबी अमेरिका को, और सुएज की पट्टी जो बरे आजम एशिया और अफ्रीका को आपस में मिलाती है। उसके बाद है बहरी फर्श की बनावट। जमीन की सतह की इस तरह समंदर का फर्श भी बिल्कुल हमवार नहीं होता, इसमें भी नशेबो फराज पाए जाते हैं। बहरी फर्श को दर्ज झेल हिस्सों में तकसीम किया जाता है। बरे आजमी तराई। बरे आजमों से मुल्हका साहिली समंदरों के फर्श कम गहरे होते हैं, ये फर्श बरे आजमी तराई कहलाते हैं। जोग्राफियाई, सियासी और मुआशी नुक्ता नजर से इस हिस्से की अहमियत सबसे ज्यादा है। किसी भी मुल्क के समुद्री हुदूद, मादनियात और माहीगीरी के हकूक, बहरी तिजारती शाहरा और दिफाई हिकमत अमली का दारोमदार बरे आजमी तराई पर होता है। उसके बाद नंबर 2 है बरे आजमी ढलान, कॉन्टिनेंटल स्लोप। बरे आजमी तराई खत्म होते ही समंदर का फर्श ढलान के बायस गहरा होने लगता है, जैसे बरे आजमी ढलान कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है बहरी खाइयां। आप लोगों को ये इमेज भी नजर आ रहा है, ये इसका जो है मैदान है, बहरी फर्श जिसे कहते हैं, और ये ऊपर सारा इसका पानी है। अब इसी को जो है ये बयान किया जा रहा है। इसमें बहरी पहाड़ी सिलसिले हैं, ये जो आपको ये जिगजैग की तरह पहाड़ी की तरह नजर आ रहे हैं, ये इसका फर्श है और ऊपर पानी है। बहरी खाई जहां पर ये खाइयां मिल रही हैं, देखें क्या है इसमें। बरे आजमी ढलान के खत्म होते ही हमवार फर्श की बजाय बहरी खाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये तंग और गहरी होती हैं, ये देखिए ये तंग है और गहरी भी है, नीचे तक है। और ये वी नुमा खाइयां उमूमन समंदर के गहरे तरीन मकामात पर होती हैं, और ये देखें ये वी की तरह नजर आ रही है और गहरी हैं। गहरे तरीन मकामात पर होती हैं जिनकी गहराई 10 किलोमीटर तक हो सकती है, और इसकी गहराई भी 10 किलोमीटर तक हो सकती है। ये जो आपको एक तंग वी नुमा बहरी खाई नजर आ रही है। अगर बरे आजमी ढलान के आगे समुद्री खाई वाक़ ना हो तो ये ढलान आहिस्ता आहिस्ता बहरी फर्श में जम हो जाती है जो हमवार होता है, और समंदर का ज्यादातर हिस्सा घिरे हुए होता है, और इस हिस्से की गहराई 4500 मीटर से 6000 मीटर के दरमियान होती है। इस हिस्से में आतिशफशां पहाड़ भी पाए जाते हैं। बहरी पहाड़ी सिलसिले, ओशियनिक रिजेस। जिस तरह सतह समंदर पर बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, इसी तरह बहरी फर्श पर भी पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। ये ज़ेरे आब पहाड़ी सिलसिले ज़्यादातर कशरी प्लेटों की हदूद पर वाक़ होते हैं और ज़्यादातर आतिशफशाई पहाड़ों और चट्टानों पर मुश्तमिल हैं। जब कशरी प्लेटें एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं तो समुद्री कश्र के नीचे से मैग्मा बहरी फर्श पर आकर जमा हो जाता है। समंदरों के वस्त में होने की वजह से इन पहाड़ी सिलसिलों को वस्ती बहरी पहाड़ी सिलसिलों के नाम से पुकारा जाता है। बहरी पानी की हरकत, मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। पानी कभी भी साकिन नहीं होता, इसमें कम या ज्यादा हरकत रहती है। इस हरकत की वजूहात लहरें, रुएं और मदोजज्र हैं। इन हरकत की नौयत और वजूहात का मुताला कर लेते हैं। ये आपको एक इमेज नजर आ रही होगी, एक लहर है। अब ये लहर की जो है बनावट देख लेते हैं कि कैसी है, वेव्स हैं क्या। सतह
सतही पानी की हरकत लहर कहलाती है। ये जो पानी की सतह की जो हरकत है ये लहर या वेव्स कहलाती है, जो आपको इस इमेज में नजर आ रही है। समंदर में भी इसी तरह मुख्तलिफ कुदरती अवामिल की वजह से लहरें पैदा होती हैं, जिसमें पानी ऊपर नीचे या आगे पीछे हरकत करता दिखाई देता है। असल में ये तवानाई की हरकत होती है। ये पानी के ज़रात में एक से दूसरे को मुंतकिल होती है। लहर की चोटी को औज कहते हैं। ये जो आपको पानी की ये नजर आ रही है ना चोटी, इसको औज कहते हैं, और नशेबी हिस्से को जोफ कहते हैं। अब देखें, दरमियान में जो हिस्सा है जो नशेब में जा रहा है, इसको हम जोफ कहते हैं, जो एक लहर के दरमियान में बनता है। तो फिर दूसरी लहर शुरू होती है, और जो लहर ऊपर की तरफ होती है उसे औज कहते हैं। औज से औज या जौफ से जौफ के दरमियान उफक की फासला लहर की लंबाई या वेव लेंथ कहलाता है। ये वाला हिस्सा, ये लंबाई या इसकी ऊंचाई कहलाता है। अच्छा जी, इसके बाद जैसे जैसे लहर साहिल की तरफ कम गहरे पानी में आती है, इसकी ऊंचाई ज्यादा और कम होने लगती है। लहर की चोटी तंग और नोकदार हो जाती है। यहाँ पर ये आपको नजर आ रही है, ये चोटी क्या हो गई है, तंग हो गई है, और नोकदार हो जाती है। इसे ब्रेकर कहते हैं, यानी रुक जाती है। लहर की चोटी इसके जेरी हिस्से से आगे निकल जाती है और बिला आखिर टूट कर झाग बन जाती है। जब आप समंदरी पानी को देखें, वो टकरा टकरा के जब टूट जाती है ब्रेकर से, तो वो सर्फ नुमा या झाग बन जाती है। इसे झाग या सर्फ कहते हैं। हवाएं लहरें पैदा करने का सबसे आम और अहम जरिया है। अक्सर गर्दबाद और टारनेट्स वो समंदर की सतह पर बनते हैं और समंदरों पर सफर करते हुए बड़ी बड़ी लहरें पैदा करने का सबब बनते हैं। समंदर के फर्श या नजदीकी साहिली इलाके में जलजला आने से समंदर में ऊंची लहरें पैदा होती हैं। और भी एक दिलचस्प बात आपको यहाँ पर मैं बताऊं, जब बहरी फर्श की चट्टानों में जलजला आता है ना अंदर से, तो समंदर के पानी का तवाजुन बिगड़ जाता है। यानी फर्श के अंदर जो जमीन है उसमें जो है जलजला आता है, और पानी जो है एकदम से जो है अपना तवाजुन खो बैठता है, और वो बहुत ऊपर की तरफ जो है लहरें उसकी पैदा होती हैं, और उस चीज को सुनामी कहते हैं। और वो फिर काफी तबाही होती है उन सुनामी से। पानी का अपना तवाजुन खो बैठना या बिगड़ जाना या बहुत ज्यादा तेजी से बहाव, उससे जो है काफी सारा नुकसान हो सकता है। उससे आबादियां भी तबाह हो सकती हैं, मुल्क भी तबाह हो सकती हैं। अच्छा जी, अब है रुएं, करंट्स। जिस तरह खुश्की पर दरिया बहते हैं, इसी तरह समंदरों में भी पानी किसी खास सिमत की तरफ मुस्तकिल बहाव बहरी रो कहलाता है। जो बहरी रुएं खते इस्तवा से कुतबी इलाकों की तरफ चलती हैं, वो गर्म पानी की रुएं कहलाती हैं। ये साहिली इलाकों के दर्जे हरारत में इजाफा करती हैं। मसलन बहरे ओकियानूस में बरे आजम शुमाली अमरीका के मशरकी साहिल के साथ साथ खते इस्तवा की तरफ से जाने वाली खलीजी रू गर्म पानी की रू है। जो बहरी रुएं कतबी इलाकों से खत इस्तवा की तरफ चलती हैं, वो सर्द पानी की रुएं कहलाती हैं। ये साहिली इलाकों के दर्जा हरारत में कमी करती हैं। जैसे बहरे ओकियानूस में शुमाल से जुनूब की तरफ आने वाली लेब्राडोर की रू और बहरुल काहिल में कम चटाकी रू वगैरह सर्द पानी की रुएं हैं। शुमाली निस्फ कुर्रे में बहरी रुएं घड़ी की सुइयों की मुवाफिक सिमत में चक्कर मुकम्मल करती हैं, जबकि जनूबी निस्फ कुर्रे में इसके बरक्स होता है। रुओं के मिलने से बनने वाली बड़ी बहरी रू को झार या ड्रिफ्ट के नाम से पुकारा जाता है। जहां गर्म और सर्द बहरी रुएं आपस में मिलती हैं, इन इलाकों में शदीद धुंध पैदा होती है और जहाज रानी के लिए नुकसानदेह होती है। बहरी रुओं के असबाब, काजेज ऑफ ओशियन करंट्स, दायमी हवाएं। समंदरी पानी की हरकत का सबसे बड़ा और अहम सबब हवाएं हैं। हवाएं जिस सिमत में चल रही हो, समंदरी पानी भी उसी सिमत में हरकत शुरू कर देता है। मसलन तिजारती हवाएं शुमाल निस्फ कुर्रे में शुमाल मशरिक और जनूबी निस्फ कुर्रे में जनूब मशरिक से चलती हैं, जिसकी वजह से समंदर का पानी मशरिक से मगरिब की तरफ बहना शुरू कर देता है। इस तरह मगरबी हवाओं के जेरे असर समंदर का पानी मगरिब से मशरिक की तरफ हरकत करता है। समुद्री पानी की नमकीनियत, समुद्री पानी की हरकत का एक और सबक
सबब जो है वो नमकीनियत का फ़र्क है। खुश्की में घिरे छोटे समंदरों में नमकीनियत ज़्यादा होने की वजह से पानी की कसाफत ज़्यादा हो जाती है, जबकि खुले और बड़े समंदरों में नमकीनियत कम होने की वजह से पानी की कसाफत कम होती है। नमकीनियत का ये फ़र्क भी पानी की हरकत का सबब बनता है। नंबर 3, समंदरी पानी का दर्जा हरारत। समुद्री पानी की हरकत एक अहम सबब दर्जा हरारत का फ़र्क है। ख़त इस्तवा पर दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से समुद्री पानी की कसाफत कम होती है, जबकि कुतबी इलाकों में दर्जा हरारत कम होने की वजह से समुद्री पानी की कसाफत ज़्यादा होती है। लिहाजा ख़त इस्तवा पर पानी ऊपर उठता है और कुतबी इलाकों में पानी नीचे बैठता रहता है, जो बहरी रुओं के चलने का सबब बनती है। अब है नंबर 3 पे मदो जज़्र। समुद्री पानी की सतह पर एक तसलसल से उतार चढ़ाव पैदा होता है। दिन में 2 मरतबा साहिल समंदर पर चढ़ाव और 2 मरतबा ही उतार होता है। इसे मदो जज़्र कहते हैं। मदो जज़्र या टाइड्स। मदो जज़्र की बुनियादी वजह चांद की कशिश है। ये आप लोगों को आज जरा मुझे लगता है कि न्यू बात ही पता चलेगी कि चांद की कशिश की वजह से जो है समुद्री पानी का जो है उतार और चढ़ाव होता है दिन में 2 मरतबा। इस हकीकत को न्यूटन ने 17वीं सदी में नजरिया कशिश सकल से साबित किया। न्यूटन के मुताबिक हर 2 अजराम फल्की बाहिमी कशिश रखते हैं। इस नजरिए के मुताबिक चांद, जो जमीन के नजदीक तरीन हमसाया है, छोटे हजम के बावजूद सूरज के मुकाबले में जमीन पर मदो जज़्र पैदा करने का सबसे अहम जरिया है। सूरज चांद के मुकाबले में जमीन से 390 गुना ज्यादा फासले पर मौजूद है। यही वजह है कि जमीन पर सूरज की कशिश चांद की कशिश का करीबन 46% है। रोजाना और माहाना के एतबार से मदो जज़्र की 2 अक़साम हैं। रोजाना के मदो जज़्र में पानी का उतार चढ़ाव दिन में 2 मरतबा 12 घंटे 25 मिनट के वक्फे से नमूदार होता है। जमीन पर चांद की कशिश का सबसे ज्यादा असर इस पर होता है जो महवरी गर्दिश के दौरान चांद के सामने होता है, जबकि दूसरी तरफ ये असर सबसे कम होता है, मगर मरकज ग्रेस कुव्वतें दूसरी तरफ भी इस असर को सामने वाले हिस्से के मुतवाजी रखती हैं और यूं एक वक्त में मदो जज़्र का असर जमीन के दोनों अतराफ बराबर होता है। महाना मदो जज़्र की दो किस्म के होते हैं। नंबर 1 मदो जज़्र अकबर और दूसरा है मदो जज़्र असगर। ये आपको इमेज में भी नजर आ रहा होता है। जमीन और सूरज के गिर्द चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। इस गर्दिश के दौरान कमरी महीने में 2 मरतबा ऐसा होता है कि चांद जमीन और सूरज एक ही लाइन में आ जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। एक पहली तारीख को बिल्कुल ये इक्वल आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं आमने सामने, और एक 14वीं तारीख को, और एक मरतबा चांद की पहली तारीख को और दूसरी मरतबा चांद की 14वीं तारीख को होता है। चांद और सूरज के मुश्तरका कशिश की वजह से समंदर में मामूल से ऊंची लहरें पैदा होती है, यानी वो कुव्वते सकल पैदा होती है और ऊंची लहरें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। इन्हें जो है मदो जज़्र अकबर कहा जाता है। कमरी महीने में 2 मरतबा ऐसा होता है कि चांद और सूरज जमीन के साथ जाविये कायमा यानी 90 डिग्री पर जो है बनाते हैं। ऐसे चांद को मदो जज़्र असगर कहा जाता है। 7वीं और 21वीं तारीख को होता है, ये एक 7वीं तारीख को होता है और दूसरा होता है 21वीं तारीख को। दोनों की कशिश एक दूसरे पर असरअंदाज होती है और समंदर में मामूल से नीचे लहरें पैदा होती हैं। इन्हें मदो जज़्र असगर कहा जाता है। अब जी डिस्कस कर लेते हैं लहरों और बहरी रुओं और मदो जज़्र में फर्क क्या है। हाँ जी, देखते हैं जी। लहरें जो होती हैं पानी के ऊपर नीचे या आगे पीछे हरकत है। हवाओं गर्दबार और जलजलों की वजह से पानी की पुरसुकून हालत में तलातुम पैदा होता है, जो लहरें पैदा करने का अहम सबब है। जब हवाएं समुद्री पानी के एक मखसूस हिस्से को एक खास सिमत में चलाना शुरू कर दें तो इस हरकत को बहरी रू के नाम से पुकारा जाता है, जबकि मदो जज़्र समुद्री पानी में तसलसल से पैदा होने वाला वो उतार चढ़ाव जो चांद की कशिश से रोनुमा होता है। तो ये फर्क है लहरों और बहरी रुओं और मदो जज़्र में। रिव्यू कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा। ये एक इमेज भी नजर आ रहा है, इस पे शुमाली बहरुल काहिल भी नजर आ रहा है और ये इसमें
इसकी ये लहरें भी नजर आ रही हैं रेड कलर में और ब्लू कलर में, ये कि किस तरह से ये गर्दिश कर रहे हैं पानी। नेक्स्ट जो हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा है कि पानी के ऊपर नीचे या आगे पीछे हरकत को लहर कहते हैं। ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्म के आबी अजसाम पाए जाते हैं जिनकी खुसूसियात मुख्तलिफ हैं। समुद्री फर्श सतह ज़मीन की तरह हर जगह हमवार नहीं है। बहरी रूहें हवाओं के चलने की वजह से पैदा होती हैं। मदोजज़्र चांद की कशिश से पैदा होता है। समुद्री पानी की हरकत एक अहम सबब दर्जा हरारत का फ़र्क है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था SST का, ओशियन एंड सीज। ये कंप्लीट हो गया। हमारा एक टॉपिक रह गया था कल जनरल नॉलेज का एक हिस्सा, वो देख लेते हैं। उसके बाद हम करंट अफेयर्स का जो है हमारे प्रीवियस मंथ की फुल एक मैंने वीडियो डाउनलोड की थी, फिर उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हाफ हमने कल कर लिया था, हाफ हमारा रहता है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अमेरिका का यौम आज़ादी 4 जुलाई 1776 है। 4 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने ऐलान आज़ादी का हतमी मसवदा मंजूर किया। बरतानिया का दारुल हुकूमत लंदन 2012 ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी हासिल करने में कामयाब हो गया। इससे कबल 1908 और 1948 में लंदन में ओलंपिक गेम्स मुनक्किद हो चुके हैं। 17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक फ़ज़ाई हादसे का शिकार हुए। 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर भुट्टो हुकूमत का तख्ता उल्टा। अक़वाम मुत्तहिदा 51 ममालिक की रुकनियत से शुरू हुआ, अब मेंबर ममालिक की तादाद 193 है। हिटलर की खुफिया तंजीम का नाम गस्टापो था। 1939 में शुरू होने वाली दूसरी जंग अजीम में 5 करोड़ से जायद इंसान हलाक और जख्मी हुए। रोल्ड एक्ट फरवरी 1919 में पास हुआ। 1919 में कायदे आज़म ने रोल्ड एक्ट के खिलाफ एहतजाज के तौर पर मरकजी कौंसिल की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को वफात पा गए। टेलीविजन किसने ईजाद किया? जॉन एल बेयर्ड ने। मुसलमान मर्द का कफन 3 कपड़ों पर जबकि मुसलमान औरत का कफन 5 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। मोती के मरीज का इलाज आंख के किस हिस्से से किया जाता है? तो ये लेंस से किया जाता है। न्यूटन के 3 कवानीन हरकत बहुत शोहरत रखते हैं और ताकत यानी फोर्स की इकाई न्यूटन भी न्यूटन के नाम पर लिखी गई थी। जॉर्ज बर्नार्ड की शहरियत आयरलैंड की है। फेडरल कास्ट्रो क्यूबा के साबिक सदर का इंतकाल कब हुआ? ये हुआ था 25 नवंबर 2012 को। पाकिस्तान में सुई गैस कब दरियाफ्त हुई? 1952 में। शंघाई ताउन तंजीम 15 जून 2001 को शंघाई 5 का नाम बदलने के बाद मॉरिस वजूद में आई, जो रूस, चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और कजाकिस्तान पर मुश्तमिल है। उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। इंसानी जिस्म के कुल वजन का 1/5 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। वाटर एंड न्यू टेक्नोलॉजीज के मुसन्निफ डॉक्टर अशफाक अहमद हैं। जब पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए, डॉक्टर अशफाक अहमद इस वक्त पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। इंसानी जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी फेमर है। ये पट की हड्डी होती है। राजा बीरबल ने सबसे पहले दीन इलाही कबूल किया। जहांगीर को जंजीर अदल की वजह से बादशाह अदल कहते हैं। जंजीर अदल में 60 घंटियां लगी होती थीं जो जंजीर खींचने पर बजने लग जाती थीं। सबसे बड़ा मुसाफिर तैयारा कौन सा है? बोइंग 747-400। अंग्रेजी जबान का सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया कौन सा है? तो ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन का है। दुनिया की सबसे पहली खातून सदर कौन सी हैं? तो ये अज़ाबला पेरोन है। सब दुनिया की
पहली जमहूरिया तरीका से मुंतखब खातून सदर कौन सी हैं? तो ये विगदेस फॉन बोगादबर्थ आइलैंड की। दुनिया की मौजूदा तवील उम्र बरसर इक़्तिदार मलका कौन सी है? तो ये बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ हैं। सानिया ओजड़ी कैंप 10 अप्रैल 1988 को हुआ। सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल थे। अल ख्वारिज़मी को मुसलमान रियाजीदान कहा जाता है। औद, हिंदी और उर्दू मौला गालिब के खतूत के मजमू हैं। मिस्र में तहरीर के मायने आज़ादी या निजात के हैं। मोअत्तमर आलम इस्लामी के इजलास के मौके पर बरे-सग़ीर पाक व हिंद से मौलाना गुलाम रसूल मेहर और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानान हिंद की नुमाइंदगी की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल किबला अव्वल मस्जिद अक्सा जाते हुए रास्ते में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कब्र पर हाजिर हुए और फातिहा पढ़ी। 1956 का दस्तूर पास हुआ तो हुसैन शहीद सहरवर्दी ने काली पट्टियां बांधकर इसकी इस्लामी दफात के खिलाफ एहतजाज किया। खान इब्राहिम खान झगड़ा का ताल्लुक सूबा सरहद से था। मौलाना शौकत अली मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बड़े भाई थे। पश्तो के हरूफ तहजी किसने तैयार किए? तो ये सैफुल्लाह ने किए। पश्तो ज़बान के कितने लहजे हैं? पश्तो ज़बान के 3 लहजे हैं। पश्तो में तसव्वुफ के शायर कौन है? तो ये मलामस्त हैं। खुशाल खान खट्टर किस ज़बान के शायर थे? ये पश्तो के थे। स्टेनलेस स्टील किन दो धातुओं का मुरक्कब है? तो ये क्रोमियम और लोहे की। बायोलॉजी का बानी किसे कहते हैं? अरस्तु को बायोलॉजी का बानी कहते हैं। इंसानी दिल के कितने खाने होते हैं? इंसानी दिल के 4 खाने होते हैं। सबसे कीमती धातु कौन सी है? ये प्लैटिनियम की है। पानी कितने दर्जे फ़ारेनहाइट पर उबलता है? तो ये 270 फ़ारेनहाइट पर उबलता है। सबसे ताकतवर तेजाब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। लियाकत बाग कहाँ वाक़ है? ये रावलपिंडी में है। पाकिस्तान का बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन कौन सा है? खान मेहतरज़ई। कुरे हवाई में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस बलिहाज हजम नाइट्रोजन है। पौधे अपनी खुराक किस अमल से बनाते हैं? अमल का नाम तो ये ज़ियाई तालीफ या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? रिक्स की बीमारियां। रिक्स बीमारी किस उज़्व की बीमारी है? ये हड्डियों को कमजोर कर देती है। कपड़े धोने वाला सोडे का साइंसी फार्मूला NaOH। TTP किसका मुखफ़फ़ है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ऑपरेशन राह निजात किस इलाके में किया गया? ये जनूबी वज़ीरिस्तान में किया गया। ऑपरेशन राह रास्त किस इलाके में किया गया? ये सवात में। लिथियम आयन बैटरीज की इजादात पर 2019 का केमिस्ट्री नोबेल इनाम मुश्तरका तौर जॉन गिडर्फ अकियर एवोशेनो और M स्टेनेलो टेंगम को दिया गया। अमेरिकी साइंसदानों विलियम जी कैलन जूनियर और ग्रीक एल सेमेंस और बरतानवी साइंसदान पैटर्जे रेडक्लिफ ने मुश्तरका तौर पर मेडिसिन में 2019 का नोबेल इनाम हासिल किया। 2019 इक्तसादियात का नोबेल इनाम 3 माहिरीन भारतीय नजाद अमरीकी माहिर अभिजीत और बेंजी, फ्रांसीसी अमेरिकन खातून एस्थर डो फ्लो और अमेरिका के माइकल क्रैमर को दिया गया। इंडिया ने कब सदारती हुकूम के तहत मनसूबा जम्मू और कश्मीर रियासत का बतौर रियासत दर्जा ख़त्म करने का ऐलान किया? तो ये 5 अगस्त 2019 को नेटो के कुल मेंबरान की तादाद 30 है। एडवर्ड जेम्स चीचक का टीका तैयार करने वाला पहला शख्स था। मशरकी पाकिस्तान के अलमिया के बारे में तहकीकात के लिए जो कमीशन बनाया, इसके सरबराह जस्टिस हमीदुर रहमान थे। भुट्टो ने 2 जनवरी 1972 को एक ऑर्डिनेंस के जरिए सनतों को कौमी मुल्कियत में लेने का ऐलान किया। भुट्टो की अवामी हुकूमत ने ज़रूरी इस्लाहात का ऐलान 1 मार्च 1972 को किया। आइंस्टाइन बाहर तबियत का ताल्लुक जर्मनी से था। नजरिया इजाफत दरियाफ्त करने वाला कौन था? आइंस्टाइन था। डॉक्टर बर्नार्ड का ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है, जिन्होंने दिल का पहला ऑपरेशन किया। रोशनी की रफ्तार 186000 मील फी सेकंड है। सूरज की रोशनी जमीन पर 8 मिनट 30 सेकंड में पहुंचती है। नूरी साल 5.88 मल्टीप्लाई बाय 10 मील और 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 किलोमीटर के बराबर है। दर्जे हरारत की इकाई केल्विन है। मलका तरन्नुम नूर जहां किस शहर में पैदा हुई? ये कसूर में पैदा हुई। हारूनाबाद किस जिले की तहसील है? ये बहावल नगर की तहसील है। मास्टर ग्लैंड का नाम बताएं। ये है जी पेट्यूटरी ग्लैंड।
10 मजदूर 7 दिन में 70 टोपियां बनाते हैं। 13 मजदूर 3 दिन में कितनी टोपियां बनाएंगे? तो 39 बनाएंगे। ये मैथ का भी सवाल आ गया। और ये सारी इन्फो जो है ये पास्ट पेपर्स में से ली गई है, जितनी भी यहाँ पर ये मैं आपको बता रही हूँ ये पास्ट पेपर्स में से ही ली गई है। इल्म जाफर किस चीज का इल्म है? ये सितारों का इल्म है। मरी का ताल्लुक किस जिले से है? रावलपिंडी से है। नजाशी का कबूल इस्लाम से कबल मजहब क्या था? ईसाई। आंखों की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। जापान का दारुल खिलाफा बताएं। जापान का दारुल खिलाफा टोक्यो है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? ये 1885 में बनी। हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सला में है। आइंस्टाइन किस मजहब से ताल्लुक रखते थे? यहूदियत से। 2018 अदब के इनाम का हकदार पोलैंड के अदीबा और शायरा ओल्गा तोकारचक को ठहराया गया। अदब का नोबेल इनाम बराए सन 2019 ऑस्ट्रेलिया के ड्रामा नवीस और नावल निगार पीटर हांडके को दिया गया। 2019 का नोबेल इनाम बराए अमन इथियोपिया के वजीर आजम अबी अहमद को अपने बदतरीन दुश्मन मुल्क एरिट्रिया के साथ अमन कायम करने की वजह से दिया गया। 2019 का तबियत नोबेल इनाम जेम्स पेबल्स, माइकल मेयर और डिडियर क्लास के नाम रहा। जेम्स पेबल्स कैनेडियन नजाद अमरीकी साइंसदान हैं, जबकि माइकल मेयर और डिडियर क्लास का ताल्लुक स्विट्जरलैंड से है। ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब ऑपरेशन किस इलाके में किया गया? ये शुमाली वजीरिस्तान में किया गया। ऑपरेशन राह निजात किस इलाके में किया गया? जनूबी वजीरिस्तान में। ऑपरेशन राह निजात कब शुरू किया गया? 19 जून 2009 को। हम्फ्रे डेलिवरी ने लाफिंग गैस N2O दरियाफ्त की। सकूत ढाका कब हुआ? ये 16 दिसंबर 1971 में हुआ। शाह अब्दुल लतीफ भुट्टो की शायरी के मजमूए का नाम शाहजो रिसालो है। सिंधी का नया रस्मुल खत किसने तैयार किया? अबुल हसन सिंधी ने। पश्तो की इब्तिदा अफगानिस्तान के कौन से इलाके से हुई? ये बाख्तर याख्त से हुई। पश्तो का इब्तिदाई नाम क्या था? ये पश्तो का इब्तिदाई नाम बाख्तो या पख्तो था। पश्तो का पहला शायर कौन था? अमीर करोड़। पश्तो की पहली किताब कौन सी है? ये है पट्टा खजाना। पंजाब यूनिवर्सिटी किस शहर में है? लाहौर में। बंडोंग कॉन्फ्रेंस अप्रैल 1955 में 29 ममालिक ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। 1846 में लॉर्ड लॉर्सन ने गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में कश्मीर फरोख्त किया। 31 दिसंबर 1947 को आज़ाद कश्मीर की फौज की पेशकदमी से घबराकर भारत ने अज खुद मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में पेश कर दिया। 5 जनवरी 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा ने तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए कश्मीर कमीशन कायम किया। नेक्स्ट जी 13 जनवरी 1948 को गिलगित और लद्दाख का वसी इलाका भारत से आज़ाद करा लिया गया। 1 जनवरी 1949 कश्मीर में जंग बंदी का ऐलान और अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन ने कश्मीर में रायशुमारी का ऐलान कराया। 11 अगस्त 1962 को आज़ाद जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग का क़याम अमल में आया। 1962 में चीन भारत के दरमियान नेफा के सरहदी तनाज़े नेफा पर जंग हुई। 1971 की जंग के मौके पर लीबिया ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। 5 जनवरी 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा ने तनाज़े कश्मीर के हल के लिए कश्मीर कमीशन कायम कर दिया। 13 जनवरी 1948 को गिलगित और लद्दाख का वसी इलाका भारत से आज़ाद करा लिया गया। 1 जनवरी 1949 कश्मीर में जंग बंदी का ऐलान और अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन ने कश्मीर में रायशुमारी का ऐलान कर दिया। 11 अगस्त 1962 को आज़ाद जम्मू व कश्मीर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग का क़याम अमल में आया। 1962 में चीन भारत के दरमियान नेफा के सरहदी तनाज़े पर जंग हुई। 1971 की जंग के मौके पर लीबिया ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। सहराओं की सरजमीन किसको कहते हैं? अफ्रीका को। पाकिस्तान के 4 सहराओं के नाम थर, थल, चुलिस्तान, खारान। खला में जाने वाला पहला शख्स यूरी गैगरिन। वो मुल्क जिसमें रेलवे निज़ाम नहीं है? अफगानिस्तान। एटम का मरकज किसने दरियाफ्त किया? रिदरफोर्ड ने। मकबरे जहांगीर शाहदरा लाहौर पंजाब में वाक़ है। चौकंडी मज़ारात कराची सिंध में वाक़ हैं। इस्लाम को पाकिस्तान का सरकारी मजहब किस आइन में करार दिया गया? 1973 में। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? कांग्रेस लाइब्रेरी। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाला मकाम कौन सा है? चिरा एपोंजी भारत।
झील सफर मुल्क कहाँ है? वादिय कागान में। नोबेल इनाम कब शुरू हुआ? 1900 में। नोबेल इनाम पहली दफा कब दिया गया? 1901 में। स्कर्वी का मर्ज किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन सी की कमी से होता है। बरतानिया का कौमी शायर कौन है? विलियम शेक्सपियर। ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब किस इलाके में है? ये बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट होते हैं मुस्लिम लीग का पहला इजलास किस शहर में हुआ? ये कराची में हुआ। दुनिया में सबसे कम बोली जाने वाली जबान जो है वो रोटोकास है। दुनिया की कदीम तरीन तहरीरी जबान कौन सी है? चीनी जबान। दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान कौन सी है? ये मंडरान या चीन। मेजर मोहम्मद अकरम 1948 जिला गुजरात डंगा में पैदा हुए और 1971 को मशरकी महाज पर शहीद हुए। इनका ताल्लुक फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से था। सवार मोहम्मद हसन ड्राइवर 18 जून 1949 को ढोक पीर बख्श में पैदा हुए। 10 सितंबर 1971 को शकरगढ़ के महाज पर शहीद हुए। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद 25 अक्टूबर 1944 को पिंड मलका जिला रावलपिंडी में पैदा हुए और ये 7 दिसंबर 1971 को वाघा अटारी सेक्रेट पर शहीद हुए। इनका ताल्लुक पंजाब रेजिमेंट से था। कैप्टन कर्नल शेर खान 1 जनवरी 1970 को जिला सवाबी के कस्बे नवा कुली में पैदा हुए। कारगिल के मुहाज पर जून 1999 को शहीद हुए। हवलदार लालक जान 1967 को जिला गदर के गांव हिंदौर में पैदा हुए। जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर शहीद हुए। शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन को किस जजीरे में कैद करके रखा गया? माल्टा में। मौजूदा अमरीकी नायब सदर का नाम माइक पेंस। शुमला मुआहदा कब दस्तखत हुए? 2 जुलाई 1972 को। 1973 का आइन कब नाफिज हुआ? 14 अगस्त 1973 को। दुनिया की सबसे पहली खातून वजीर आजम कौन सी थी? मिसिस बंद राना नाइके श्रीलंका की। रथरफोर्ड ने न्यूक्लियस दरियाफ्त किया अलजहरवी कुल में। जराहत का बानी कहा जाता है? इब्नुल हसन को इल्मुल मनाजिर का बानी कहा जाता है। अल ख्वारिज़मी को मुसलमान रियाज़ीदान कहा जाता है। और हिंदी और उर्दू मौला गालिब के खतूत के मजमूए हैं। मिस्र में तहरीर के मायने आज़ादी या निजात के हैं। मुअत्तमर आलम इस्लाम के इजलास के मौके पर बरे ज़गीर पाको हिंद से मौलाना गुलाम रसूल और मेहर और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमाना ने हिंद की नुमाइंदगी की। अल्लामा इकबाल किबला अव्वल मस्जिद अक्सा जाते हुए रास्ते में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कब्र पर हाजिर हुए और फातिहा पढ़ी। 1956 का दस्तूर पास हुआ तो हुसैन शहीद सहरवर्दी ने काली पट्टियां बांधकर इस्लामी दफात के खिलाफ एहतजाज किया। ये रिपीट हो गया। जमीन के औसत दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड और 57 फ़ारेनहाइट है। सूरज का जमीन से फासला 1496000 किलोमीटर, चांद का जमीन से फासला 400000 किलोमीटर है। चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे स्क्रेयर्स कहलाते हैं। एलन वेल्ट 22 फरवरी 1997 को भेड़ की क्लोनिंग की इसका ताल्लुक स्कॉटलैंड से था। मैरी कोट ने हेलीकॉप्टर 1909 में इजाद किया। इनका ताल्लुक बरतानिया से 1916 में किया था। क्रोनोमीटर से वक्त नापा जाता है। मोहम्मद बिन मूसा बिन ख्वारिज़मी ने सिफर इजाद किया। टेलीफोन ग्राम बेल अमेरिका ने इजाद किया। पाकिस्तान का सदारती आयन कौन सा है? तो इनका सदारती आयन 1962 का है। अमेरिका में कौन सा सियासी निज़ाम पाया जाता है? सदारती निज़ाम। बरतानिया में कौन सा सियासी निज़ाम पाया जाता है? पार्लिमानी। बैतुल अतीक किसे कहते हैं? खाना काबा को। दुनिया में बरे आज़म कितने हैं? इनके नाम इसमें 7 हैं। एशिया, अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका। बरतानिया के ईवान ज़ेरी का नाम दारुल उलूम और ईवान बाला का नाम दारुल उमरा है। दुनिया में बड़े समंदर कितने हैं? 5। अभी हमने इसको देखा है, पढ़ा है। नेक्स्ट है जी, खून के खुलियात कितनी किस्म के हैं? नाम तहरीर करें। सुर्ख खुलियात, सफ़ेद खुलियात और प्लेट और लिपिड्स। पंजाब के दरियाओं के नाम: दरिया सतलुज, दरिया चनाब, दरिया रावी, दरिया झेलम और दरिया सिंध। और ज्यादा रोज नाम में शाया करने वाला मुल्क भारत है। दुनिया का सबसे बुलंद तरीन मनारा कौन सा है? जामे मस्जिद हसन सानी का मनाजरा, मराकश। और राजा बेकन को गन पाउडर का मौजूद भी कहा जाता है। राजन बेकन का ताल्लुक इंग्लैंड से था। 25वीं तरमीम के बाद सेनेट की सीटें कितनी है? 96। 25वीं तरमीम से कबल सेनेट की सीटें कितनी थी? 104। पहली एशियाई मुसलमान का नाम बताएं जो बरतानिया के वजीर दाखिला हैं। वो है साजिद जावेद। एबटाबाद से तारुक रखने वाले कोह पैमा 9 साला सलीना ख्वाजा ने हंजा में वाक़ कदसर चोटी सर करके
आलमी रिकॉर्ड कायम किया जो 5675 मीटर बुलंद है। पाकिस्तान की पहली गैर मुस्लिम हिंदू सेनेटर खातून कौन है? कृष्णा कुमारी। इनका ताल्लुक सिंध के इलाके थरपारकर से है। पाकिस्तान ने गवादर का इलाका ओमान यानी मस्कत से 1958 में खरीदा। ग्रीन हाउस इफेक्ट में नुमाया किरदार अदा करने वाली गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड, हीरे, कोयले और ग्रेफाइट में क्या कदर मुश्तरक है? ये तीनों कार्बन के बैरूप है। दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? ये सेंट पीटर्स का गिरजाघर है। दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? न्यूयॉर्क शहर। दुनिया का सबसे कदीम अजायब घर कौन सा है? तो ये अशमोलियन अजायब घर। दुनिया का सबसे अमीर मुल्क कौन सा है? स्विट्जरलैंड। दुनिया का सबसे गरीब मुल्क कौन सा है? रवांडा। 1849 में लंदन में कार्ल मार्क्स अपने नजरियात को पढ़ाता रहा और आखिरकार अपनी शहरा आफाक किताब दास कैपिटल तसनीफ की। लैंप ने सेफ्टी इजाद की। जॉन केपल्स ने सैयारों की हरकत की कवानीन दरियाफ्त की। डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल किस चीज के डॉक्टर थे? फलसफा के। गज़वा खैबर में कुफार के सरदार का नाम बताएं? मरहब। कोहे करम की बुलंद तरीन चोटी का नाम बताएं? केटू। बरी इमाम रजी अल्लाह तआला अन्हु का मजार किस शहर में? इस्लामाबाद में। गोरा शरीफ किस शहर में? रावलपिंडी। पाकिस्तान के 5 बिराजों के नाम ये है जी, सखर, गुड्डू, चश्मा, जिना और तौसा बिराज। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चीज कौन सी है? रोशनी। जलने के लिए किस गैस की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। मशहूर मुसलमान साइंसदान का नाम जिसने अल्जीरिया की बुनियादी रूल्स तख्लीक किए वो थे अल ख्वारिज़मी। महले वकूअ में तब्दीली की बिना पर जखीरा होने वाली तवानाई पोटेंशियल तवानाई होती है। पेरिस किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? ये फ्रांस का। बर्लिन किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? जर्मनी। वाशिंगटन डीसी किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? अमेरिका का। लंदन किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? ये इंग्लैंड का। श्रीलंका के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? श्री जे वर्धने पोरा कोटले, इससे कबल कोलंबो था। म्यांमार के दारुल हुकूमत का नाम नेपाइता, इससे कबल रंगून म्यांमार का दारुल हुकूमत था। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? ढाका। परी महल बाग शाहजहां के बेटे दारा शिकवा ने बनाया था। फलस्तीन के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? मशरकी यरूशलेम। शाम के दारुल हुकूमत का नाम दमिश्क है। समंदर में तैरने वाला दुनिया का पहला एटमी रिएक्टर किस मुल्क ने तैयार किया? रूस ने। फेसबुक ने लिब्रा नामी अपनी करप्टिव करेंसी का ऐलान किया जो जल्द आम दस्तयाब होगी। 2019 में नेटो का मेंबर कौन सा मुल्क बना? नॉर्थ मैसेडोनिया। सऊदी अरब के सिनेमा घरों में सितंबर के दौरान आलमी फिल्म बॉर्न ए किंग की नुमाइश हुई। बॉर्न ए किंग शाह फैसल के दौरे बरतानिया पर मबनी है। 15 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ ही सदारती हुकूमत के तहत इसमें शामिल किया जाने वाला आर्टिकल 35 ए में खत्म भी हो गया, जिसके तहत मकबूजा जम्मू कश्मीर रियासत के बाशिंदों को बतौर मुस्तकिल बाशिंदा पहचान होती थी और इन्हें बतौर मुस्तकिल शहरी खसूसी हुकूक मिलते थे। जॉन नेवस को बाबा इल्म तशरीउल अब्दान कहा जाता है। बवाली सीना को इल्म दुनिया का अरस्तु कहा जाता है। आब हयात किस पैगंबर से मुतल्लिक है? हजरत खजर। बरे सगीर की वाहिद औरत बादशाह का नाम बताए? रजिया सुल्ताना। अलबेरून ने जोग्राफिया से मुतालिक क्या वज़े किया? तूल बल्द और अर्ज बल्द। जी 2009, 1097, 99 और 665 में ये में क्या कदर मुश्तरक है? ये ताक है। प्रोटेक्टर किस इल्म के लिए इस्तेमाल होती है? ज्योमेट्री के लिए। मुगल बादशाह बाबर कहाँ दफन है? काबुल में। ये रोमन जो है हिंद से हैं, जो नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो है हिंद से रोमन है, रोमन लैंग्वेज है ये। पर ये किस खूबी की बिना पर हरकत में मदद देता है? महवर के गिर्द घूमने की मदद से। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ है? लाहौर में। दुनिया की ज्यादा हरूफ तहजीब वाली जबान कौन सी है? कंबोडियन हरूफ है 74। एक्स रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। करतबा का काजी किसका ड्रामा है? इम्तियाज अली ताज का। बरे सगीर में एक बाकायदा इस्लामी रियासत की बुनियाद किस बादशाह ने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बरे सगीर में इस्लामी रियासत की बुनियाद कब रखी गई? ये 1206 में रखी गई। बरे सगीर में मुगल सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? ज़हीरुद्दीन बाबर ने। बरे सगीर में सबसे पहले किस बादशाह ने रुपए का सिक्का जारी किया? शेर शाह सूरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का मजार किस शहर में है? ये लाहौर में है। एफल टावर कहाँ वाक़ है? ये फ्रांस में वाक़ है। तो ये हमारा जो है जनरल नॉलेज का भी कंप्लीट हो गया तकरीबन। इसमें ये जो मैंने कल और आज
यानी 2 दिन पहले और आज ये मैंने बताया है। तकरीबन जो है इसमें वो तमाम क्वेश्चंस मौजूद हैं जो हमने अपने लेक्चर्स में लिए हैं, वो रिपीट हो चुके हैं इसमें। तो मेरे ख्याल में टाइम हो गया है, और वीडियो का टाइम नहीं है, वो मैंने वैसे आपके ग्रुप में शेयर कर दिया। वो आपके अक्टूबर के जो है, सॉरी सितंबर के, सॉरी अक्टूबर के हैं। उसमें अक्टूबर में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं इंटरनेशनल और नेशनल, तो वो इसमें मौजूद हैं, वो देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट जितने भी हैं। जी मैम नगीना, आप कोई बात करना चाहेंगी? मैम नगीना। मैम साजिदा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम जवेरिया आप कैसी हैं? ठीक है अल्लाह का मैम शुक्र है, ठीक जवेरिया, हूँ। मैं थोड़ा आपका भी सा बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। आपका और मेरा पेयर बहुत अच्छा रहा आपके साथ, जो है ना बहुत मजा आया मुझे सेशन लेकर। बहुत थैंक कोऑपरेट यू भी मैम। किया, बल्कि कोऑपरेट भी किया आपने मेरे साथ। काफी दफा प्रॉब्लम्स, नेटवर्क का भी इशू रहा, आपने मेरा भी काम मैनेज किया। बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और वो सेशन हम लोगों का ये खत्म हो रहा है तो वो एक जैसे बंदा उदास हो जाता है ना, कोई हाँ, चीज छोड़ उदासी आओ। तो है बिल्कुल, उदासी तो है बिल्कुल। जी जी मैम नगीना, मोस्ट वेलकम, बोलिए। आई थिंक सेशन ऑफ कर दें। मैंने कहा आई थिंक सेशन ऑफ कर दें और स्टाफ रूम में आ जाए। जी 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 मैम ठीक है, ओके ओके जी, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।